मैं होंगिक यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा होकर सामने फैले सन्नाटे को देख रहा था। महज 3 हफ्ते पहले तक ये दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं थी, जिस दुनिया को मैं समहून जानता और समझता था। वो पलक झपकते ही पूरी तरह बदल चुकी थी। मेट्रो स्टेशन का वो जाना पहचाना बोर्ड, पीछे बनी केएफसी की इमारत और ये सड़कें, सब कुछ अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थे, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। अचानक मेरे कानों में कपड़ों और धूल भरी सतह पर खुरचने जैसी अजीब सी आवाज पड़ गई। मेरे कदम मेट्रो की सीढ़ियों के पास ठिठक गए। मुझे एहसास हुआ कि इस तबाही के बाद भी यहाँ यकीनन अभी कुछ लोग रह रहे हैं। लेकिन सीढ़ियों से ऊपर आते उस आदमी को देखकर मेरी सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। गहरे काले धसे हुए खाली गड्ढों जैसी आंखें, पीली बेजान चमड़ी और मुंह से निकलती बेहद डरावनी घुरघुराहट। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि सड़कों पर आवारा घूमती हुई एक जिंदा लाश थी। एक ज़ॉम्बी उसके पीछे और भी कई मुर्दे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे। सड़क पर कदम रखते ही मेरे चारों तरफ इन जिंदा लाशों का भयानक जमावड़ा लगा हुआ था। हर तरफ से उनके कराहने और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। मैं इस मंजर को देखकर हतप्रभ था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था और मन ही मन सिर्फ यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पूरी दुनिया को अचानक क्या हो गया है। जब मैंने थोड़ी ऊंचाई से शहर के मुख्य चौराहे का जायजा लिया, तो मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त और पलटी हुई गाड़ियां पड़ी थीं, मलबा बिखरा हुआ था और उन सब के बीच अनगिनत ज़ॉम्बी बेफिक्र होकर रेंग रहे थे। ये वाकई बेहद खौफनाक और घटिया स्थिति बन चुकी थी। इस तबाही के बीच जिंदा रहने के लिए मुझे दवाइयों और रसद की सख्त ज़रूरत थी। मैं बहुत संभलकर एक फार्मेसी दवा की दुकान के अंदर दाखिल हुआ। खुद को संक्रमण और खतरे से बचाने के लिए मैंने सूट, हाथों में दस्ताने और मुंह पर गैस मास्क पहन रखा था, जबकि सुरक्षा के लिए मेरे कंधे पर शॉटगन टंगी थी। मैं नीचे झुककर दुकान की अलमारियों में दवाइयों की बोतलें तलाशने लगा। बाहर से ज़ॉम्बियों की गुर्राहट लगातार आ रही थी। तभी अचानक खिड़की के टूटे हुए कांच के पार मुझे दो ज़ॉम्बियों की आहट मिली। वे बिल्कुल खिड़की के करीब पहुंच चुके थे और उनके मुंह से धीमी कराहट निकल रही थी। जरा सी आहट मिलते ही मैंने झटके से अपनी गर्दन घुमाई। मेरे गैस मास्क के चश्मे के पीछे मेरी आंखें एकदम सतर्क और गंभीर हो गईं। डर या घबराहट की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे हर एक कदम फूंक फूंक कर उठाना था। शीशे के पार खड़े वे दोनों ज़ॉम्बी किसी भी पल मेरी गंध महसूस करके मुझ पर टूट पड़ सकते थे। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए मैंने अपनी शॉटगन को कसकर पकड़ा और बिना कोई आवाज किए अत्यंत सावधानी से ज़ॉम्बियों के ठीक बगल से गुजरते हुए आगे बढ़ गया, ताकि बिना किसी फिजूल के खतरे के चुपचाप अपना काम पूरा कर सकूं। दुकान से बाहर निकलकर जब मैंने सड़क पर नजर दौड़ाई, तो मेरा सर चकरा गया। चारों तरफ इन जिंदा लाशों का भयानक हुजूम फैला हुआ था। इतने सारे सचमुच कॉकरोचों के झुंड की तरह दिमाग खाने वाले ये हरामजादे हर मोड़ पर रेंग रहे थे। भीड़ इतनी घनी थी कि मुझे लगा शायद मुझे मुख्य रास्ते के बजाय मोहल्ले वाली तंग गलियों का रास्ता चुनना पड़ेगा। लेकिन तभी मेरे अंदर का दुस्साहस और चिढ़ जाग उठी। मैं ज़ॉम्बियों के बिल्कुल करीब गया और सीधे उनके चेहरे पर चिल्लाया, "ओए हरामी मुर्दों! जिंदा इंसानों के लिए थोड़ी जगह बनाओ।" मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द उनके कानों के पास गूंजा, लेकिन मेरे बिल्कुल बगल में खड़े होने और इतना चिल्लाने के बावजूद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे किसी बेजान पत्थर की तरह बेपरवाह आगे बढ़ते रहे। उफ! कितने महामूर्ख हैं ये! ये देखकर मुझे उनकी बेवकूफ़ी पर हंसी भी आई और तंज कसने का मन भी हुआ। मैंने अपनी शॉटगन को हाथों में कसकर संभाला। मन में ख्याल आया कि कोई तो आए जो इस गंदे कचरे को यहाँ से साफ करे। लेकिन फिर सोचा कि कचरा उठाने वाले तो शायद खुद कब के मर चुके होंगे। इसी लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस में अचानक मेरा शरीर एक ज़ॉम्बी से टकरा गया। अचानक हुए इस धक्के से मेरी सांस एक पल के लिए अटक गई। मैंने तुरंत बिना वक्त गंवाए अपने बाएं हाथ से उसे जोरदार धक्का देकर पीछे ढकेला। क्या बकवास है ये! वो ज़ॉम्बी भयानक मुंह खोलकर सीधे मेरी तरफ दहाड़ा और मैंने डर के मारे पलक झपकते ही अपनी शॉटगन को तैयार किया। गैस मास्क के अंदर मेरी सांसें तेज-तेज चलने लगी। मैं घबराहट में ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी वो बेवकूफ मुर्दा मुझे अनदेखा करके आगे निकल गया। उन्हें यूं मेरे सामने से गुजरते देखकर मुझे असलियत समझ आई। जो भी हो, अच्छा ही है कि इनकी आंखों की रोशनी इतनी सड़ चुकी है कि ये मुझे देख भी नहीं सकते। असल में इनका सारा खेल सिर्फ इनकी सूंघने की क्षमता पर टिका है। जब तक इन्हें मेरे इस सूट और मास्क के पार मेरी गंध नहीं मिलती, तब तक मैं यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैंने अपने मास्क के चश्मे के पीछे से इस सड़ती दुनिया को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। आखिर बाकी इंसानों को इतनी आसान सी बात समझ क्यों नहीं आई? मुझसे रहा नहीं गया
और मन में इंसानों की बेवकूफ़ पर कड़वा गुस्सा उमड़ पड़ा। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि लोग इन सड़े हुए घटिया कचरे के टुकड़ों के हाथों मारे गए। मुझे ये बात रत्ती भर भी समझ नहीं आती। अगर मुझे ये बात पहले से पता होती, तो हालात इतने खराब कभी ना होते। इतना आसान रास्ता सामने था, फिर भी सब अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागने लगे। आखिर इंसान इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? क्या वे इन ज़ॉम्बियों से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं? मैं अपने ठीक सामने खड़े उस अंधे ज़ॉम्बी के बेजान खोखले चेहरे को घूरता रहा, जो अपनी नाक के सामने खड़ी चीज़ को भी नहीं देख सकता था। ये साले अपने सामने खड़ी मौत को भी नहीं देख सकते, और फिर भी ये पूरी दुनिया इन्हें थाली में परोसकर दे दी गई। मैं संगहून अपनी बंदूक कंधे पर टिकाए मुर्दों की इस अंधी भीड़ को चीरते हुए बेफिक्र होकर आगे बढ़ता चला गया। जब मैं मुड़े हुए रास्तों से गुजर रहा था, तब भी मेरे दिमाग में यही ख्याल घूम रहा था कि आखिर इन बेवकूफ़ ज़ॉम्बियों को ये पूरी दुनिया इतनी आसानी से कैसे मिल गई। इसी उलझन के बीच अचानक मेरे कदम अपने आप रुक गए। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और सामने खड़े एक बहुमंजिला अपार्टमेंट की खिड़कियों की तरफ देखने लगा। मेरे गैस मास्क के अंदर से पसीने की एक ठंडी बूंद मेरे गाल पर फिसल गई। ऊपर की एक खिड़की के शीशे के पीछे किसी की परछाई नजर आ रही थी। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की के पास एक अजीब मांसपेशियों से लैस और बिना बालों वाला खौफनाक जीव खड़ा था। वो किसी आम ज़ॉम्बी जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी बनावट और खड़े होने के ढंग में एक अलग ही खौफ था। तभी अचानक उस विकृत चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। मेरे मुंह से कांपते हुए शब्द निकले, क्या इसने वाकई मेरी तरफ देखा है? मैं घबराकर इधर-उधर देखने लगा। मेरे मन में अविश्वास और डर का अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। नामुमकिन? क्या वो सचमुच मुझे ही घूर रहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बार-बार खुद को यही समझा रहा था कि ये मेरा भ्रम होगा, क्योंकि मैं तो पूरी तरह सुरक्षित हूँ। लेकिन मेरा शक तबकीक में बदल गया, जब इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के पास एक अजीब सी हरकत हुई। वहां दीवारों के सहारे खड़े उस मस्कुलर और अजीब जीव का हाथ सीधे लिफ्ट के कॉल बटन की तरफ बढ़ा। उसने अपनी नीली पीली हड्डियों वाली उंगली से नीचे जाने वाला बटन दबा दिया। एक तीखी घंटी की आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद मोटरों की गड़गड़ाहट के साथ लिफ्ट के दरवाजे सरकने लगे। जैसे ही दरवाजे खुले, अंदर वही गंजा, मस्कुलर और डरावना ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक शातिर और खौफनाक मुस्कान चिपकी हुई थी। लिफ्ट के अंदर उस समझदार और खतरनाक ज़ॉम्बी को खुद अपनी मर्जी से लिफ्ट का इस्तेमाल करते देख मेरा सारा आत्मविश्वास एक ही पल में चकनाचूर हो गया। मेरे हाथ जो अब तक शांत थे, वे अब थरथराने लगे। मेरे सीने में खौफ इस कदर समा गया कि मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने अपनी शॉटगन को और कसकर पकड़ लिया और बेबसी से बुदबुदाया, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तक मुझे लगता था कि ये मुर्दे सिर्फ गंध के अंधे शिकारी हैं, लेकिन इस नए और खतरनाक जीव को देखकर मुझे समझ आ गया कि खेल पूरी तरह बदल चुका है, और अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि बहुत करीब आ चुका है। मेरे सामने का मंजर किसी बुरे सपने की तरह था। लिफ्ट के कांच वाले दरवाजे के पार वही गंजा, सुडौल और खौफनाक जीव खड़ा था। मेरे हाथ खुद ब खुद शॉटगन की ग्रिप पर कस गए, और मैं बेयकीनी में अपनी बंदूक उस तरफ ताने खड़ा रह गया। एक ज़ॉम्बी जो लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है, ये सोचना ही किसी पागलपन से कम नहीं था। लिफ्ट धीरे-धीरे नीचे उतरी, और एक गड़गड़ाहट के साथ उसके दरवाजे खुलने लगे। मैं अपनी सांस रोके बिल्कुल सुन्न होकर खड़ा रहा। आसपास की भीड़ में से आम ज़ॉम्बी बेखबर होकर मेरे बगल से गुजर रहे थे, और मैं खुद को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। ये बकवास है। सभी ज़ॉम्बियों की आंखों की रोशनी तो पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। तभी लिफ्ट के दरवाजे पूरी तरह से सरक कर खुल गए। अंदर से वही अजीब और भयानक जीव बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक बहुत ही वीभत्स और शातिर मुस्कान उभरी हुई थी, जिसके पीछे उसके सफ़ेद दांत साफ छिपते दिखते लग रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके हाथ में कांच की एक टूटी हुई हरी बोतल कसकर पकड़ी हुई थी। वो किसी बेधड़क शिकारी की तरह भारी और सधे हुए कदमों से सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरी सीखी हुई हर बात गलत साबित हो रही थी। नियमों के मुताबिक संक्रमण के बाद इन मुर्दों की बुद्धिमत्ता पूरी तरह से नष्ट हो जानी चाहिए थी, और सिर्फ इनकी सूंघने की शक्ति ही बाकी रहनी चाहिए थी। तो फिर ये साला सीधे मेरी तरफ देखते हुए मेरी आंखों में आंखें डालकर क्यों आ रहा है? मेरी उंगलियां शॉटगन के ट्रिगर पर थरथरा रही थी, और दिल सीने में पागलों की तरह धड़क रहा था। आज तक कभी किसी ज़ॉम्बी ने मुझे इस तरह पहचाना नहीं था। मैं संगहून सिर से लेकर पांव तक सुरक्षा सूट और गैस मास्क में पूरी तरह ढका हुआ था, जिससे मेरी शरीर की गंध बाहर निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब मेरी गंध बाहर जाना नामुमकिन था,
तो ये कैसे संभव था? ये जीव सीधे मुझसे नजरें कैसे मिला पा रहा है? सड़कों पर पलटी हुई गाड़ियों और ज़ॉम्बियों के सन्नाटे के बीच खड़ा मैं अपनी जिंदगी के सबसे भयानक सच का सामना कर रहा था। सामने खड़ा ये जीव कोई आम अंधा ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसानी शिकार से बना विकसित दानव था जो मुझे साफ देख सकता था और मारने का इरादा रखता था। सड़कों पर पलटी हुई दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों और चारों तरफ फैली धूल मिट्टी के बीच मैं ऊपर से उस गंजे खतरनाक और मस्कुलर दानव को सीधे अपनी ओर आते देख रहा था। मेरे मन में बस यही सवाल बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था कि आखिर कैसे ये साला सीधे मुझसे आंखें कैसे मिला सकता है। अपने चारों तरफ बेफिक्र घूमते आम मुर्दों को देखकर मेरा दिमाग गुस्से और झुंझलाहट से भर गया। मैंने अपनी शॉटगन कसकर पकड़ी और उन पर चिल्लाया, ओए हरामी ज़ॉम्बियों, अगर मेरी बंदूकों की आवाज़ से तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएं तो मुझे दोष मत देना। लेकिन आसपास रेंगते मुर्दों पर मेरी इतनी तेज आवाज का भी कोई असर नहीं पड़ा। वे वैसे ही बेसुध घूमते रहे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे आम बेवकूफ ज़ॉम्बी भले ही बहरे और अंधे हों, लेकिन ये कमीना उन सबसे बिल्कुल अलग है। वो सधे हुए और भारी कदमों से सीधे मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। उसकी उस खौफनाक और बेधड़क चाल ने मेरी सहनशक्ति का बांध तोड़ दिया। मेरे अंदर का अहंकार और गुस्सा हावी हो गया। मैंने सीधे उसका निशाना साधा और चिल्लाकर कहा, अगर तू मुझे देख सकता है तो चल, अब ये सीसा खा, और ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मेरी शॉटगन की नली से आग की लपटें निकली। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। एक तीखी धातु की टकराहट की आवाज आई। गोली उस ज़ॉम्बी के शरीर में सुराख करने के बजाय पीछ खड़ी कार से जा टकराई। क्या इसने गोली को चकमा दे दिया? मेरे गैस मास्क के चश्मे के पीछे मेरी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं और माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें छलक आईं। एक ज़ॉम्बी में गोली से बचने जितनी तेजी और समझ हो सकती है, ये सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन था। मैं तुरंत खुद को संभालने और अपने कांपते दिल को तसल्ली देने की कोशिश करने लगा। ये सिर्फ इसकी किस्मत थी। भला एक सड़ा हुआ मुर्दा गोली को कैसे चकमा दे सकता है? मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए शॉटगन के पंप को झटके से पीछे खींचा, जिससे एक खाली धुआं निकलता लाल कारतूस हवा में उछलकर बाहर गिर गया। अपने गिरते मनोबल को उठाने के लिए मैंने उस दानव पर दोबारा बंदूक तानते हुए दांत पीसकर कहा, तुझे पता होना चाहिए कि मैं संगहून एक मेडल प्राप्त रिटायर फौजी हूँ। मैंने तुझसे भी कई गुना बदसूरत और घटिया हरामजादों को गोलियों से भूना है। इतना कहते ही मैंने बिना देरी किए दोबारा फायर कर दिया। गोली उस गंजे राक्षस के सिर के बिल्कुल पास से हवा को चीरती हुई निकल गई, लेकिन उस खौफनाक जीव पर मेरी इस गोली का भी कोई असर नहीं हुआ। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने आया और उसके होठों पर एक ऐसी विकृत, जहरीली और राक्षसी मुस्कान तैर गई, जिसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। क्या-क्या ये कमीना अभी-अभी मुस्कुराया? अब मेरा सारा आत्मविश्वास और फौजी अकड़ पल भर में हवा हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मौत का भयानक डर था। मैं बदहवास होकर पीछे हटने लगा और बंदूक का पंप बार-बार खींचते हुए घबराहट में चिल्लाया, रुक जाओ, दूर रहो मुझसे। मैं कांपते हाथों से अपनी जेब से एक नया लाल कारतूस निकालकर बंदूक में लोड करने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर से थरथराते दस्तानों के कारण वो कारतूस बंदूक में जाने के बजाय मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। अरे सत्यानाश! मेरे मुंह से बेबसी की चीख निकल पड़ी। सामने हाथ में टूटी बोतल लिए खड़ा वो राक्षस अब मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और मैं पूरी तरह निहत्था होकर उसकी भयानक परछाई के नीचे खड़ा था। सामने खड़ा वो भयानक गंजा दानव हाथ में पकड़ी कांच की हरी बोतल को हवा में ऊपर उठा लेता है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या संभल पाता, उसने अपनी पूरी ताकत से उस भारी बोतल को मेरी तरफ फेंक कर मारा। कांच की वो बोतल हवा को चीरती हुई सनसनाते हुए सीधे मेरी छाती और कंधों की ओर लपकी। हाथ में निहत्थी शॉटगन थामे मैं संगहून उस पल बेबसी से जम सा गया। भागने या बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एक तीखी और जोरदार टकराहट की आवाज के साथ वो कांच की बोतल सीधे मेरे सुरक्षा सूट से टकराकर चकनाचूर हो गई। नुकीले कांच के टुकड़ों ने मेरे वाटरप्रूफ सूट को फाड़ दिया। अगले ही पल मेरे घाव से गर्म खून का फव्वारा छूट पड़ा और सफेद सूट को लाल रंग से रंगने लगा। मेरे पंजों के पास टूटकर गिरे कांच के टुकड़ों पर मेरे अपने ही शरीर का ताज़ा खून टपकने लगा। मैंने कांपती उंगलियों से अपनी खून से सनी बाह की तरफ देखा। गैस मास्क के शीशे के पीछे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे मुंह से हताशा भरी चीख निकली। खून! ये महज एक जख्म नहीं था, बल्कि इस सड़ती हुई दुनिया में मेरी मौत का सीधा बुलावा था। अब तक जिस सूट और मास्क के दम पर मैं बेफिक्र होकर इन मुर्दों के बीच घूम रहा था, उसकी ढाल अब पूरी तरह तबाह हो चुकी थी।
हवा में जैसे ही मेरे ताज़ा इंसानी खून की गंध फैली, आसपास की सड़कों पर बेसुध घूम रही जिंदा लाशों में एक डरावनी हलचल मच गई। जो ज़ॉम्बी अब तक अंधे और बहरे बने हुए थे, वे अचानक अपनी जगह ठिठक गए। चारों तरफ से हवा को जोर-जोर से खींचने और सूंघने की खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगीं। तमाम ज़ॉम्बियों के सूखे नथुने फड़कने लगे और वे अपनी खोखली बेजान आंखों को उस खून की गंध की दिशा में घुमाने लगे। मैं चारों तरफ से सूंघने की उन भयानक ध्वनियों से घिर चुका था। हर एक जिंदा लाश का रुख अब मेरी तरफ था। घबराहट और भयानक मानसिक द्वंद्व में फंस के मेरे मुंह से मास्क के अंदर एक बेबस आह निकली। सत्यानाश! अब मेरा बचना नामुमकिन है। चारों तरफ से सैकड़ों भूखे मुर्दे मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगे थे और ठीक मेरे सामने खड़ा वो शातिर सुडौल राक्षस अपने इस बुने हुए जाल की कामयाबी पर चेहरे पर एक बेहद जहरीली राक्षसी मुस्कान सजाए मेरी बेबसी का नजारा देख रहा था। सामने खड़े उस गंजे दानव के चेहरे पर वही भयानक वीभत्स मुस्कान तैर रही थी। उसकी आंखें खोखली थीं, लेकिन वो किसी विजेता की तरह शांत खड़ा होकर मेरी बेबसी का नजारा देख रहा था। उसे अब मुझ पर हमला करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। मेरे घाव से बहते ताज़ा खून की गंध हवा में फैलते ही आसपास के तमाम ज़ॉम्बी पूरी तरह बौरा उठे। वे खौफनाक दहाड़े मारते हुए पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ पड़े। वो मस्कुलर राक्षस स्थिर खड़ा रहा, मानो अपने बिछाए जाल में शिकार के फंसने का जश्न मना रहा हो। माहौल पल भर में पूरी तरह से भयानक और अराजक हो गया। सड़कों पर मानो मुर्दों का सैलाब आ गया था। महिला पुरुष हर तरह के ज़ॉम्बी अपने सूखे और विकृत मुंह फाड़े, खरोंचते और चीखते हुए कंक्रीट की सड़क पर दौड़ रहे थे। दूर दूर तक सिर्फ उनकी भुखमरी से भरी दहाड़े और दौड़ते कदमों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वे किसी भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह एक दूसरे से टकराते हुए पलटी हुई गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाते हुए सीधे मेरी ओर लपक रहे थे। खतरा अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा था। अचानक आसपास की इमारतों से कांच टूटने की तीखी आवाज़ें आईं। अंदर छिपे ज़ॉम्बी खिड़कियों के शीशे तोड़ते हुए बाहर हवा में छलांग लगाने लगे। छतों की मुंडेर, दुकानों के साइन बोर्ड और बालकॉनी हर ऊंची जगह से मुर्दे बेफिक्र होकर नीचे कूद रहे थे। जमीन पर गिरकर अपने शरीर को चोट पहुंचने की परवाह किए बिना वे तुरंत उठते और मुंह से कराहते हुए मेरी तरफ भागने लगते। एक हुडी पहने ज़ॉम्बी ने छत से छलांग लगाई और जमीन पर गिरते ही सीधे मेरी तरफ देखते हुए खौफनाक चीख मारी। गैस मास्क के अंदर मेरी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मेरे लहूलुहान कंधों से बहती लाल धार की गंध पाकर दूसरी तरफ से भी सैकड़ों ज़ॉम्बियों की घनी भीड़ मेरी ओर झपट रही थी। मैं संगहून उस वीरान सड़क पर एक दुर्घटनाग्रस्त कार के पास पूरी तरह से घिर चुका था। मेरे हाथ में थमी शॉट टगन अब इस बेकाबू भीड़ के सामने बेअसर लग रही थी। चारों तरफ से मुझे जिंदा निगलने के लिए मुर्दों का समंदर उमड़ पड़ा था। हर तरफ सिर्फ मौत की गुर्राहट थी और मैं उस शातिर दानव के बिछाए जाल में फंसकर अपनी जिंदगी की सबसे भयानक जंग में खड़ा था। गैस मास्क के शीशे के पीछे मेरी आंखें डर और घबराहट से फटने को हो रही थी और माथे से पसीने की बूंदें छलक रही थीं। इससे पहले कि मैं संभल पाता, एक भूखा ज़ॉम्बी अपना पूरा मुंह फाड़े सीधे मेरे चेहरे पर झपटा। उसकी सड़ी हुई सांसें मानो मेरे मास्क तक पहुंच रही थी। मैंने बिना सोचे समझे बदहवास होकर चिल्लाया, "पास मत आओ!" और पागलों की तरह ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मेरी शॉटगन की गोली ने सीधे उस मुर्दे का सिर उड़ा दिया। कांच और खून के छींटे उड़े, मानो कोई तरबूज चकनाचूर हो गया हो। मैंने दिल को झूठी तसल्ली दी, बिल्कुल तरबूज फोड़ने जैसा ही तो है, और तुरंत बंदूक का पंप पीछे खींचा, जिससे धुआं निकलता गर्म कारतूस हवा में उछलकर बाहर गिर गया। लेकिन राहत की सांस लेने का एक पल भी मेरे पास नहीं था। सामने देखा तो सैकड़ों ज़ॉम्बी पागलों की तरह गुर्राते और चीखते हुए मेरी ओर दौड़े चले आ रहे थे। इतने सारे सत्यानाश, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। मैंने झटके से अपना शरीर घुमाया और कांपते हाथों से 2 12 बंदूक तैयार की। मेरे मन में घृणा और खौफ का तूफान उठ रहा था। गंदे घिनौने राक्षसों! अचानक एक ज़ॉम्बी इतनी तेजी से झपटा कि वो सीधे मेरी शॉटगन की नली पर आ गिरा। उसकी खौफनाक आंखें और मुंह मेरे बिल्कुल करीब थे। उसकी अंगुलियां मुझे दबोचने के लिए फड़फड़ा रही थीं। मेरे मुंह से हताशा भरी चीखें निकली। धिक्कार है! रुको, दूर हटो मुझसे! मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर शॉटगन से उसे पीछे धकेला और जीरो रेंज पर फायर कर दिया। उसके परखच्चे उड़ गए। मैंने बिना रुके तुरंत रीलोड किया। धुआं उड़ा और ज़ॉम्बी जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन मुर्दों का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गोलियों की आवाज सुनकर वे और ज्यादा आक्रामक होकर मेरी तरफ झपट रहे थे। पीछे हटते हटते मेरी पीठ इमारत की ठोस दीवार से जा टकराई। चारों तरफ से सैकड़ों काले हाथ मेरी तरफ फैले हुए थे,
जो मुझे नोच-नोच कर खाने के लिए बेताब थे। मैं संगहुन उस दीवार से सटकर अकेला खड़ा था और मुर्दों का समंदर मुझे हर तरफ से घेर चुका था। गैस मास्क के अंदर दम घुट रहा था, पसीना आंखों में जा रहा था और दिल में सिर्फ एक ही खौफनाक सच कौन रहा था। धिक्कार है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज मेरा मरना तय है। मौत को अपने इतने करीब देखकर मेरी उम्मीदें पूरी तरह टूट रही थी। लेकिन तभी हताशा में इधर-उधर देखते हुए मेरी नज़र अचानक बगल में गई। इमारत की दीवार में एक दरवाज़ा आधा खुला हुआ नज़र आया। अंधेरी मौत के इस जाल के बीच वो खुला दरवाज़ा मेरे लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद की रण बनकर सामने खड़ा था। बिना एक पल भी गंवाए मैं उस आधे खुले धातु के ग्रिल वाले दरवाजे की तरफ बदहवास होकर भागा। अपनी बची-कुची पूरी ताकत लगाकर मैंने उस भारी लोहे के दरवाजे को अपनी ओर खींचा। बाहर भूखे मुर्दों की फौज मेरे बिल्कुल पीछे थी और एक ज़ॉम्बी का सड़ता हुआ हाथ दरवाजे के बीच में आने ही वाला था कि मैंने ज़ोरदार झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। सलाखों के आपस में टकराने से एक तीखी धातु की आवाज़ गूंज उठी। झटके से दरवाज़ा बंद होते ही मैंने तुरंत अपनी कांपती उंगलियों से उस दरवाजे के मैकेनिज्म की धातु की कुंडी को सरकाया और उसे कसकर लॉक कर दिया। लोहे की सलाखों के उस पार मुर्दे अपना आपा खो चुके थे। वे पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए अपनी बेजान पीली बाहें सलाखों के बीच से बाहर निकालकर मुझे दबोचने के लिए छटपटा रहे थे। लेकिन मजबूत ग्रिल उन्हें अंदर आने से रोक रही थी। मैंने अपने गैस मास्क के पीछे से एक गहरी सांस ली। मेरा दिल अब भी सीने में पागलों की तरह धड़क रहा था। लेकिन लोहे के उस मजबूत पहरे को देखकर मेरे अंदर थोड़ी राहत और वजूद की अकड़ वापस लौट आई। मैंने अपनी शॉटगन को कंधे पर संभाला, पीठ फेरते हुए आगे कदम बढ़ाया और मन ही मन उन पर तंज कसा। चलो, अब देखते हैं कि दिमाग से पैदल ये हरामजादे इसे कैसे खोलते हैं। लेकिन मेरी ये राहत महज कुछ सेकंड ही टिक सकी। बाहर सलाखों को पीटती भीड़ के बीच से अचानक वही गंजा सुडौल दानव सधे हुए और भारी कदमों से सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा। आसपास के आम ज़ॉम्बी बेसुध होकर दरवाज़ा खटखटा रहे थे। लेकिन इस कमीने की आंखों में एक अजीब और शातिर चमक थी। वो सीधे दरवाजे के पास आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी लंबी बाह को सलाखों के बीच से अंदर बढ़ाया। उसने अपनी उंगलियों को सीधे दरवाजे के उस हैंडल और लॉकिंग कुंडी पर टिका दिया। ये नज़ारा देखते ही मेरी सांसें हलक में अटक गईं और पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी उंगलियों ने कुंडी को संभाला और उसे झटके से पीछे की तरफ खींच दिया। लोहे के लॉक के खुलने की वो तीखी आवाज़ मेरे कानों में किसी काल के ढोल की तरह गूंजी। मैं संगहून बदहवास होकर पीछे मुड़ा। मेरे चेहरे पर गहरी हताशा और खौफ का साया था। मैंने दांत पीसते हुए बेबसी में कहा, सत्यानाश, ये साला कमीना। फिर से इससे पहले कि मैं अपनी शॉटगन तान पाता या बचने की कोई तरकीब सोच पाता, वो भारी लोहे का दरवाज़ा एक भयानक चरमराहट के साथ पूरा का पूरा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही उस गंजे दानव के पीछे खड़े अनगिनत ज़ॉम्बी खौफनाक दहाड़े मारते हुए एक साथ अंदर की तरफ टूट पड़े। वो राक्षस खुद पीछे खड़ा होकर चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान सजाए देख रहा था, मानो अपनी बिछाई बिसात की जीत का जश्न मना रहा हो। भूखे मुर्दों का पूरा सैलाब मुझे जिंदा निगलने के लिए उस तंग गलियारे में बाढ़ की तरह उमड़ आया। अब न मेरे पास कोई ढाल थी और न ही भागने का कोई रास्ता। मैं पूरी तरह से मौत के मुहाने पर खड़ा था। ग्रिल का दरवाजा खुलते ही जिंदा लाशों का भूखा सैलाब उस तंग गलियारे में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा। सैकड़ों सड़े गले चेहरे, काली खोखली आंखें और फटे हुए मुंह मुझे जिंदा दबोचने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते आगे बढ़ रहे थे। मौत को इतने करीब से देखकर मैंने संगहून एक पल की भी देरी नहीं की। मैं अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर भागा और पास ही खड़ी एक कार की तरफ लपका। मैंने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। कार के अंदर पहुंचते ही मेरा सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और मुंह से हांफती हुई सांसें निकल रही थीं। स्टीयरिंग व्हील के पास बैठते ही मेरे मन में उस गंजे दानव के प्रति नफरत और खौफ का तूफान उमड़ पड़ा। ये सब उस एक सनकी राक्षस की वजह से हुआ है। मुझे हर हाल में अभी यहाँ से पीछ हटना होगा, वरना ये मुझे जिंदा चबा जाएंगे। मैंने कांपते हाथों से कार की इग्निशन चाबी घुमाई। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ कार का इंजन जिंदा हो उठा। गाड़ी के शीशों के पार भूखे मुर्दे कार को घेरने के लिए पागलों की तरह लपक रहे थे। लेकिन मैंने बिना झिझके गियर बदला और स्टीयरिंग व्हील को कसकर थामते हुए खुद से कहा, मुझे अब तुरंत स्कूल की तरफ निकलना चाहिए। मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया
और कार तेजी से जिंदा लाशों की भीड़ को चीरती हुई सड़क पर दौड़ पड़ी। पीछे सड़क पर वो गंजा सुडौल राक्षस स्थिर खड़ा होकर मेरी कार को दूर जाते हुए घूर रहा था। गाड़ी चलाते समय मेरे माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं और दिमाग में एक खौफनाक विचार कौंधने लगा। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे और ऐसे समझदार ज़ॉम्बी सड़कों पर घूमते रहे, तो स्कूल में मौजूद छात्रों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि वो शातिर राक्षस सिर्फ मुझे देख ही नहीं रहा था, बल्कि मेरी बातों को भी समझ रहा था। दूर जाती कार की गड़गड़ाहट के बीच वो दानव भीड़ के बीच खड़ा रहा। उसके विकृत दिमाग में मेरे कहे शब्द गूंज उठे। उसके सूखे होठों से धीरे धीरे हकलाती हुई खौफनाक आवाज निकली। स्कूल स्टूडेंट्स उस बुद्धिमान दानव को इंसानी शिकार से भरे अपने अगले ठिकाने का पता चल चुका था। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बेहद डरावनी, जहरीली और राक्षसी मुस्कान तैर गई। एक ऐसी शैतानी मुस्कान जो स्कूल में छिपे मासूम बच्चों पर आने वाली किसी भयानक तबाही का ऐलान कर रही थी। बाहर स्कूल की विशाल इमारत दोपहर के उदास उजाले में शांत खड़ी थी, लेकिन अंदर हमारी क्लासरूम का माहौल किसी युद्ध क्षेत्र से कम तनावपूर्ण नहीं था। हमारे सामने हमारे शारीरिक शिक्षा के शिक्षक टीचर चोई एक इंसानी पुतले के साथ खड़े थे और हाथ में लकड़ी का बेसबॉल बैट लिए। हम सभी छात्रों को ज़ॉम्बियों से बचाव की ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने बैट की नोक पुतले की गर्दन के पास ठोकी और बेहद गंभीर चेहरे के साथ कहा, यहाँ हमेशा यहाँ निशाना साधो। टीचर चोई ने पुतले की ठुड्डी के ठीक नीचे बैट से दोबारा ठोकते हुए हम सभी को समझाया कि जब भी कोई ज़ॉम्बी सामने आए तो बैट को क्रिकेट या बेसबॉल की तरह हवा में घुमाकर मारने की बेवकूफ़ मत करना। उन्होंने बताया कि ज़ॉम्बी हमला करते समय अपने हाथ आगे की तरफ फैलाकर बढ़ते हैं। इसलिए अगर तुम बैट को घुमाकर मारोगे तो पूरा मौका है कि तुम्हारा बैट उनके सिर पर लगने के बजाय उनके हाथों से टकराकर रुक जाए। टीचर चोई ने बैट को अपने दोनों हाथों से कसकर थामते हुए आगे कहा कि ज़ॉम्बी अपने बचाव में काफ़ी खुली जगह छोड़ देते हैं, जिससे उन पर वार करना आसान होता है। लेकिन इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें बैट को घुमाने के बजाय भाले की तरह आगे की तरफ जोर से चुभोकर प्रहार करना है। अपनी बात साबित करने के लिए टीचर चोई ने अचानक अपना रुख बदला और पूरी ताकत से बैट को सीधे पुतले के सिर में दे मारा। एक तीखा और भयानक धमाका हुआ और पुतले का पूरा सिर धड़ से अलग होकर हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। क्लासरूम में बैठे हम सभी छात्र डर के मारे सहम गए। टीचर चोई ने कटे हुए पुतले को देखते हुए कहा कि अगर तुम सही जगह और सही तरीके से निशाना साधोगे तो हो सकता है कि तुम एक ही वार में उन्हें खत्म कर दो। इसके बाद उन्होंने जमीन पर गिरे सिर को बैट से जरा सा हिलाया और ठंडे स्वर में अपनी दूसरी सबसे अहम सलाह दी। और दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास बचने का कोई और रास्ता हो तो उन्हें जान से मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वे इतनी आसानी से नहीं मरते। क्या किसी का कोई सवाल है? उन्होंने क्लास के सामने उंगली तानकर सवाल पूछा। तभी हमारी क्लास के एक छात्र ने घबराते हुए अपना हाथ हवा में उठाया और बड़ी उत्सुकता से पूछा, टीचर चॉय, क्या आपने कभी किसी ज़ॉम्बी को मारा है? टीचर चॉय ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उंगली से इशारा करते हुए साफ-साफ जवाब दिया, नहीं, अभी तक तो नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उन राक्षसों का सामना न करना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। वे तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। टीचर चोई का ये जवाब सुनते ही मेरे बगल में बैठे भूरे बालों वाले मेरे दोस्त का पारा चढ़ गया। उसने अविश्वास और भारी चिढ़ के मारे अपना मुंह खोला और दबी जबान में बड़बड़ाया, क्या बकवास है, इस बंदे ने खुद आज तक एक भी ज़ॉम्बी नहीं मारा है। वो टीचर चोई की बातें सुनकर बेहद खींच चुका था और अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर मुझसे कहने लगा, हद है यार, जिसने खुद अपनी जिंदगी में कभी एक ज़ॉम्बी तक नहीं मारा, वो हमें उन्हें मारने के तरीके सिखा रहा है। ये सब इतना बेतुका है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनकी बात मानूं भी या नहीं। उसने एक गहरी और थकी हुई आह भरी और हताशा में मुंह बनाते हुए बोला, सच कहूं तो पिछले 3 दिनों से इन मनहूस ज़ॉम्बियों के बारे में सुन सुनकर मेरा सर पक चुका है। मैं लगातार सुन रहा हूं कि लोग 3 दिनों से ज़ॉम्बियों को मार रहे हैं, लेकिन इस सब का आखिर फायदा ही क्या है? उसकी बातें सुनकर मैं संगहून खुद भी गहरे मानसिक द्वंद्व और चिंता में डूब गया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे भी अब इस स्कूल में पड़े रहने का कोई मतलब नजर नहीं आता।
हमें यहाँ बंद रहने के बजाय अपने अपने घर चले जाना चाहिए। मैंने गंभीर और चिंतित चेहरे के साथ अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस स्कूल की कैद से बाहर निकलने का कोई रास्ता या आइडिया है? उसने हताशा से अपना सिर हिलाया और दुखी मन से जवाब दिया, अगर मेरे पास बाहर निकलने का कोई प्लान होता, तो क्या मैं यहाँ बैठकर टीचर का भाषण सुन रहा होता, हमारी तरह बेवकूफ़ बनने के बजाय? डोइंग आज स्कूल ही नहीं आया। शर्त लगा लो वो हरामजादा अभी अपने घर में चैन से मज़े कर रहा होगा। कितना किस्मत वाला है वो कमीना। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये टीचर्स अभी भी पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं, जब बाहर पूरी दुनिया तबाही की आग में जल रही है, तो वे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ आम दिनों की तरह नॉर्मल चलेगा। हमारे पास ही बैठी एक लड़की अपने बालों को घबराहट में सहला रही थी। उसके चेहरे पर साफ डर और बेबसी झलक रही थी। मेरे दोस्त ने बेहद हताश होकर अपनी बात खत्म की। हम इस स्कूल में किसी बेजुबान जानवर की तरह पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं, और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि इस पूरे स्कूल में अब हम 50 लोग भी जिंदा नहीं बचे हैं। क्लासरूम का वो दम घोंटू सन्नाटा, हर चेहरे पर छाई मौत की दहशत और टीचर्स की बेतुकी बातें मुझे संग-हून को ये सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि हम कब तक इस स्कूल की दीवारों के पीछे छिपकर खुद को धोखा देते रहेंगे, जबकि तबाही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। हमारी क्लासरूम में तनाव बढ़ता जा रहा था और बेबसी का माहौल गहराता जा रहा था। मेरी सहपाठी सोयोन अपने लंबे नीले काले बालों को झुंझलाहट और मानसिक तनाव में सहलाते हुए अपने मन की बात बयां करने लगी। उसके चेहरे पर असहजता और चिढ़ साफ झलक रही थी। वो दबी जबान में बुदबुदाई कि स्कूल में रहना, यहाँ खाना और सोना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है और उसका तुरंत नहाने का मन कर रहा है। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ ऊपर उठाया। हमारे शारीरिक शिक्षा के शिक्षक टीचर चोई ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ सोयोन बोलो। सोयोन ने बेहद चिंतित और उदास आंखों से पूछा, टीचर हम कब तक इस इमरजेंसी फूड के भरोसे टिके रह सकते हैं? टीचर चोई ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए तुरंत जवाब दिया, इमरजेंसी फूड करीब 3 महीने तक चलेगा, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस तब तक ये खाना खाकर गुजारा करना है जब तक कि रेस्क्यू टीम हमें बचाने नहीं आ जाती। टीचर चोई का ये आश्वासन भी सोयोन का डर खत्म नहीं कर सका। उसने हताशा में अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और रोने जैसी आवाज में बोली, उफ, मैं ये घटिया खाना खा खाकर पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ क्लास में बैठा एक और छात्र हिम्मत हार चुका था। वो अपनी मेज पर सिर पटक कर बच्चों की तरह फफक फफक कर रोने लगा और कांपती आवाज में अपनी माँ को याद करते हुए बोला, माँ मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगी। उस लड़के का रोना और गिड़गिड़ाना सुनकर मेरे पास बैठा भूरे बालों वाला मेरा उग्र दोस्त बुरी तरह भड़क उठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए उस रोते हुए छात्र को डांटा, क्या बकवास है? क्या तुम सच में इस वक्त रो रहे हो? इस सड़ती हुई दुनिया में जिंदा रहने का क्या यही तरीका है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि रोने से कुछ बदल जाएगा? भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। क्लासरूम में माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब हमारे पीछे बैठे चश्मे वाले दोस्त ने अपना मोबाइल फोन ऊपर हवा में उठाया और हताश होकर कहा, अरे यार इंटरनेट बंद हो चुका है। उस पर मेरे भूरे बालों वाले दोस्त ने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए हम सभी को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी, मैं पहले ही साफ साफ बता रहा हूं, अगर तुम लोगों ने किसी भी वजह से मुझे अकेला छोड़ा या धोखा दिया तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। उसकी ये गीदड़ भभकी सुनकर मैं संगहून अपनी हंसी और तंज नहीं रोक पाया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधे कहा, अच्छा सच में, मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर हम पर कोई मुसीबत आई तो हमें मरने के लिए अकेला छोड़कर भागने वाले सबसे पहले तुम ही होगे। इसके बाद मैंने खुद अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखी। शाम के 5:10 बज रहे थे और स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा आ रहा था। फोन में कोरियाई भाषा में माँ का नंबर डायल किया हुआ था, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण कॉल नहीं लग रही थी। मैंने हताशा में गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि अब तो मैं न्यूज़ भी नहीं देख सकता। पता नहीं घर पर माँ किस हाल में होंगी। मैंने बाकी लड़कों से कहा कि बेकार में कॉल करके डेटा और बैटरी मत बर्बाद करो, लेकिन चश्मे वाला दोस्त अपने फ़ोन को निहारते हुए उम्मीद जताने लगा कि अगर नेटवर्क आ गया तो कम से कम उसे पता तो चल जाएगा कि उसका परिवार सुरक्षित है या नहीं। इस पर मेरे भूरे बालों वाले दोस्त ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा घर 12वीं मंजिल पर है और मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ज़ॉम्बी इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे? मैंने भी उसकी बात में हाँ मिलाते हुए थोड़ा हंसकर मजाक बनाया। हाँ भाई, क्या तुमने कभी किसी ज़ॉम्बी को खुद दरवाज़ा खोलते हुए सुना है? हा हा हा।
हम दोनों इस बात पर बेफिक्र होकर हंस रहे थे, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि बाहर सड़कों पर एक ऐसा खौफनाक ज़ॉम्बी घूम रहा है जो न सिर्फ लिफ्ट चला सकता है, बल्कि लॉक खोलकर दरवाज़ा भी खोल सकता है। हमारी इस हंसी मजाक के बीच क्लास के कोने में बैठे दो छात्र बेहद डरे हुए और सहमे हुए लग रहे थे। उनमें से एक ने नाखून चबाते हुए टीचर से पूछा, टीचर क्या हम सच में बचाए जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। टीचर चोई के चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान आई और उन्होंने साफ कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे क्लास टीचर बाहर बचे हुए छात्रों को सुरक्षित स्कूल लाने गए हैं। उनके अलावा मैं यहाँ तुम सबकी देखभाल करने के लिए मौजूद हूँ। टीचर चॉय ने माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए एक और अजीब बात जोड़ दी। वैसे क्या तुम लोगों ने सुना, अगले हफ्ते हमारे मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं। जैसे ही हालात ठीक होंगे और स्कूल सामान्य रूप से खुलेगा, तुरंत टेस्ट लिए जाएंगे। ये सुनते ही क्लासरूम में विरोध गूंज उठा और एक छात्र चिल्लाया, टीचर ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस बीच चश्मे वाला दोस्त अब भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर अचानक एक खौफनाक विचार कौंधा और उसने बेहद गंभीर होकर कहा, रेस्क्यू टीम पता नहीं कब आएगी। और फिर मेरी तरफ देखते हुए धीमे से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेस्क्यू टीम पहले ही मारी जा चुकी हो। उसकी ये बात सुनते ही मेरे संग खून के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी आंखों में डर की एक ठंडी लकीर खिंच गई। रेस्क्यू टीम ही मर चुकी है, ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तभी मेरे बगल में बैठा मेरा भूरे बालों वाला दोस्त मेरी तरफ झुका और उसके चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और चालाक मुस्कान तैर गई। उसने बहुत ही ठंडे और कड़वे लहजे में बुदबुदाते हुए कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो इसका मतलब हमारे अलावा बाहर का हर एक इंसान ज़ॉम्बी बन चुका होगा। उसकी इस खौफनाक और सनकी बात से मेरा दिल दहल गया। मैंने तुरंत घूरते हुए उसे झिड़का, भाई चुप रहो और ऐसी अजीब व डरावनी बातें बोलना बंद करो। क्लासरूम के उस घुटन भरे माहौल में हम सभी मासूमियत से भरे अपने अपने झूठ के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असली मौत का नज़ारा बाहर हमारा इंतजार कर रहा था। मेरे और मेरे दोस्त के बीच जब बाहर के खौफनाक हालात और ज़ॉम्बियों पर बात हो ही रही थी, तभी उसने मुझे चिढ़ाते हुए कोहनी से ठोका और पूछा कि क्या मैं कभी चुप भी बैठता हूँ। मैंने खींचकर उससे कहा, चुप रहो, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें फाड़कर अपना मुंह पूरा का पूरा खोला और किसी खौफनाक ज़ॉम्बी की तरह दहाड़ते हुए सीधे मेरी गर्दन पर दांत गड़ाने के लिए झपटा। उस अचानक हुए हमले से मेरी सांस अटक गई, आंखें खौफ से फटने को हो गई और मुंह से हताशा भरी चीख निकल पड़ी। क्या बकवास है यार, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं डर से कांप उठा था, लेकिन सामने देखा तो वो कमीना हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, काश तुम इस वक्त अपने चेहरे का एक्सप्रेशन देख पाते। हमारे पीछे बैठा चश्मे वाला दोस्त भी खिलखिलाकर हंसने लगा। दोनों मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि मेरी चीख तो किसी लड़की जैसी निकली थी और ये नज़ारा वाकई देखने लायक था। मैंने घृणा और गुस्से में अपनी गर्दन पोंछते हुए दांत पीसकर कहा, हरामी कहीं के, तुमने मेरी गर्दन पर अपनी ला टपका दी। हमारा ये मजाक और शोरगुल क्लास में ज्यादा देर नहीं छिप सका। अचानक आगे से हवा में लकड़ी के बैट के सरकने की आवाज आई। हमारे पीटी शिक्षक टीचर चोई ने बेसबॉल बैट की नोक सीधे हमारी तरफ तान दी। उनके चेहरे पर सख्त अनुशासन था और उन्होंने कड़क आवाज में कहा, वहां कोने में बैठकर बकबक करने वाले लड़के जन जेसुंग, यहाँ आगे आओ। टीचर चोई का हुक्म सुनते ही जेसुंग का मुंह उतर गया। वो अपनी मेज पर दोनों हाथ टिकाकर हताशा में झुक गया और दबी जबान में शिकायत करने लगा, सत्यानाश, सिर्फ मुझे ही क्यों आगे बुलाया? बातें तो तुम लोग भी कर रहे थे ना? मैंने संगहून अपनी कॉपी में लिखते हुए चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाकर धीरे से कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी आवाज ही सबसे ज्यादा तेज थी। टीचर चोई ने जेसुंग के हाथ में बैट थमाते हुए तंज कसा, चूंकि तुम में एक गज दूर बैठकर इतनी तेज चिल्लाने की हिम्मत थी, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये प्रदर्शन अच्छे से करोगे। चलो बिल्कुल वैसे ही करके दिखाओ जैसा मैंने सिखाया है। जेसुंग आगे गया और हाथ में बैट थामकर उस प्लास्टिक के पुतले को घूरने लगा। उसने खुद से कहा, क्या मैं इस पुतले को तोड़ पाऊंगा? चलो मान लेता हूं कि ये एक असली ज़ॉम्बी है। इसी बीच जब जेसुंग आगे प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था, हमारे पास पीले रंग का क्लिप बोर्ड लिए एक छात्रा आई। उसने मुझसे संजीदा लहजे में कहा, सनहून, अब छत पर निगरानी रखने की तुम्हारी बारी है, ऊपर चले जाओ। मैंने अचानक चौंकते हुए जवाब दिया, अरे हाँ ठीक है। मैं अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी पीछे क्लासरूम में जोरदार धातु जैसी टकराने की आवाज गूंजी। जेसुंग ने टीचर चोई की पूरी सीख को नजरअंदाज करते हुए बैट को जोर से हवा में घुमाकर सीधे पुतले पर दे मारा था।
ये देखते ही टीचर चोई का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे चिल्लाए, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी तुम्हें बैट घुमाकर मारने से मना किया था। क्या तुम एक क्लास के लिए भी मेरी बात शांति से नहीं सुन सकते? क्लास में मचती इस अफरा तफरी के बीच मैं अपनी शॉटगन और जिम्मेदारी संभालकर निगरानी की ड्यूटी के लिए बाहर निकल गया। सीढ़ियों की खिड़कियों से ढलते हुए सूरज की सुनहरी और उदास किरणें अंदर आ रही थीं। जैसे ही मैंने छत का दरवाजा खोला, शाम की धूप सीधे मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने अपनी हथेली से रोशनी को छांव दी और आगे की तरफ देखा। शाम के उस सुनहरे उजाले में शहर की बड़ी बड़ी इमारतों और दूर दिखते टावर के सामने छत की मुंडेर पर एक लड़की खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि यूना थी। ढलती हुई धूप की लालिमा उसके बालों और शरीर पर पड़ रही थी, जिससे उसका ये शांत नज़ारा किसी खूबसूरत तस्वीर जैसा लग रहा था। आहट पाकर यूना पीछे मुड़ी। उसकी बड़ी-बड़ी साफ और मासूम आंखों ने जैसे ही मुझे देखा, मेरी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। मास्क न होने के कारण मेरे गाल मारे शर्म और घबराहट के लाल पड़ गए। अरे यूना, वो अभी भी यहीं है। मेरा दिल सीने में जो जोर से धड़कने लगा। यूना ने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और हल्की मुस्कान लाकर अपना हाथ हवा में उठाया और मुझे हाय कहते हुए पूछा, हाय, क्या तुम मुझसे ड्यूटी शिफ्ट करने आए हो? उसके इस सहज और दोस्ताना अंदाज ने मेरी घबराहट और बढ़ा दी। मैंने थोड़ा संभलते हुए जवाब दिया, हाँ, अगले 2 घंटों के लिए पहरेदारी की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तुम अब आराम से नीचे जा सकती हो। लेकिन यूना नीचे जाने के बजाय मुंडेर के पास ही रुकी रही। उसने अपने बालों को पीछे किया और बेहद मासूमियत व धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक सकती हूँ? मुझे नीचे जाकर क्लास लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब उसने मुझसे ये बात कही तो ढलते सूरज की किरणें उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक ला रही थी। उसका ये अंदाज देखकर मेरे मुंह से हकलाते हुए शब्द निकले, अरे बिल्कुल, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो, कोई बात नहीं। मेरा पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और मैं उसकी आंखों में देखने से भी कतरा रहा था। युना को अपने सामने इस तरह खड़ा देखकर मेरा दिमाग अतीत की यादों में बह गया। युना, हम दोनों रोज एक ही बस में बैठकर स्कूल आया करते थे। बस में हम एक दूसरे के बेहद करीब खड़े या बैठे होते थे, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी आपस में एक शब्द भी नहीं बोला था। कितनी अजीब बात थी कि इतने पास होकर भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। उन दिनों जब मैं बस में खिड़की के पास बैठी यूना को देखता था, तो अक्सर एक अजीब सी दीवानी कल्पना किया करता था। काश ये पूरी दुनिया एक पल के लिए पूरी तरह से गायब हो जाए। काश ब्रह्मांड में बस एक ये बस और हम दोनों रह जाए, ताकि कम से कम हमारे बीच कोई बात तो शुरू हो सके। अपनी उस पुरानी बचकानी सोच पर मुझे खुद ही अचरज हुआ कि आज जब सचमुच ये पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, तब जाकर मुझे यूना से बात करने का ये मौका मिला है। मैं कुछ पल के लिए इस विचार में इतना खो गया था कि सुन्न खड़ा रह गया। अचानक होश आने पर मैंने घबराकर अपनी झेप मिटाई और कहा, माफ करना, मैं एक पल के लिए ख्यालों में खो गया था। यूना ने मेरी बात सुनकर बहुत ही सौम्य और शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं तो बस यहाँ खड़े होकर ढलते हुए सूरज को देखना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए साफ किया, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल असहज महसूस मत करो। तबाही की इस खौफनाक दुनिया के बीच उस छत पर ढलते सूरज के नीचे हम दोनों का ये छोटा सा शांत पल मेरे दिल को एक अजीब सी राहत दे रहा था। जब यूना ने मुझसे कहा कि वो ढलते हुए सूरज को देखने के लिए रुकना चाहती है, तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरा चेहरा मारे घबराहट के लाल पड़ गया और मैंने अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए बदहवास होकर कहा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम जितने समय चाहो यहाँ रुक सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम बिल्कुल असहज महसूस मत करो। यूना ने मेरी इस घबराहट को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और छत की मुंडेर पर अपने हाथ टिकाते हुए धीमी आवाज में बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं तो बस इस ढलते सूरज को देखना चाहती हूँ। उसने शाम के सुनहरी लालिमा से भरे आसमान की ओर अपनी मासूम आंखें उठाईं और ख्यालों में खोते हुए पूछा, क्या ये खूबसूरत नहीं लगता? यूना ढलती धूप के उजाले में शहर की वीरान इमारतों और क्षितिज की ओर देखती रही। उसने एक गहरी सांस ली और उदास स्वर में कहा, आसमान तो हर दिन इतना ही खूबसूरत होता होगा ना, लेकिन मुझे इस सुंदरता की कद्र दुनिया के इस तरह बदल जाने के बाद ही क्यों समझ आ रही है। मैं संगहून चुपचाप उसके पास जाकर मुंडेर के सहारे खड़ा हो गया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, नहीं, शायद दुनिया नहीं बदली है। नीचे घूम रहे वे लोग, शायद वे सचमुच मरे नहीं हैं। जब कोई इंसान मर जाता है तो वो पूरी तरह से हरकत करना बंद कर देता है। ना तो क्या इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वे अभी भी किसी न किसी रूप में जिंदा हों?
यूना के इस अनोखे और गहरे विचार ने मुझे पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। मैंने अचरज से उसे देखा और कांपती आवाज में कहा, ये तो सोचने के लिए बेहद उलझाने वाली बात है। हम दोनों ने नीचे की तरफ देखा, जहां ढलती धूप के साये में जिंदा लाशें बेमकसद यहाँ वहां रेंग रही थी। यूना की आंखों में गहरी हमदर्दी और दुख था। उसने कहा, वे मर चुके हैं, फिर भी चल रहे हैं। क्या वे लोग भी हमारी तरह ही इंसान नहीं हैं? हम उन्हें ज़ॉम्बी का नाम दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे सिर्फ लाचार शिकार हैं। उनमें से कोई भी खुद ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था, फिर भी वे सब इस हाल में पहुंच गए। यूना की इन भावुक बातों पर मैंने वास्तविकता का धरातल पकड़े रखने की कोशिश की। मैंने नीचे भटकते मुर्दों को घूरते हुए साफ लहजे में कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उन्हें इंसान मान पाऊंगा। बाकी सब की नज़र में वे मर चुके हैं। वे सिर्फ ज़ॉम्बी हैं। मेरी बात सुनकर यूना ने अपनी नजरें फिर से नीचे सड़क पर फेर ली। उसने भरे हुए दिल से कहा, पता नहीं वे लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या उनके दिमाग में अपनी आखिरी सांस गिनते वक्त उस ज़ॉम्बी के प्रति कोई गहरी नफरत या शिकवा नहीं रहा होगा, जिसने उन्हें काटा था? उसके चेहरे पर छाई उस असीम उदासी को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे तसल्ली देने के इरादे से कहा, वे पहले ही मर चुके हैं, यूना। तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, यूना एकदम शांत हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव कड़े और बुझे बुझे से हो गए, और उसने बिना कुछ बोले अपनी आंखें फेर लीं। उसकी उस खामोशी ने मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। मेरे माथे पर पसीने की बूंद छलक आई, और मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा। सत्यानाश, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? धिक्कार है। मैं भी इस टॉपिक में कुछ ज्यादा ही बह गया। हम दोनों के बीच एक बेहद असहज सन्नाटा छा गया था, जिसे तोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी अचानक उस खामोश शाम में नीचे सड़क से एक जोरदार आवाज गूंज उठी। किसी गाड़ी के भारी इंजन के स्टार्ट होने और रेस होने की भयानक गड़गड़ाहट। हवा में तैरी उस अचानक हुई हलचल से मैं और यूना दोनों चौंक गए। हमने झटके से मुंडेर से आगे झुककर नीचे झांका। वीरान और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों से पटी पड़ी सड़क पर दूर एक कार ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच से रास्ते बनाती हुई आगे बढ़ रही थी, और उसका शोर इस सड़ती दुनिया में किसी नए खतरे का संदेश दे रहा था। नीचे सड़क पर एक कार पागलों की तरह दौड़ती हुई आई। टायरों के घिसटने और चीखने की भयानक आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। कार पूरी तरह से बेकाबू होकर सड़क पर गोल गोल घूम रही थी, और उसके पीछे डामर की जमीन पर काले घिसटने के निशान बनते जा रहे थे। छत की मुंडेर पर खड़े होकर यूना और मैं संगहून सांस रोके नीचे का ये खौफनाक नजारा देख रहे थे। तेज रफ्तार कार के ठीक सामने अचानक दो ज़ॉम्बी आ गए। ड्राइवर ने ब्रेक दबाने की बजाय एक्सीलेटर और कस दिया। एक जोरदार और भयानक टक्कर हुई। एक ज़ॉम्बी उछलकर सीधे कार के बोनट पर आ गिरा, और अगले ही पल उड़कर दूर जा गिरा। गाड़ी के पहिए तेजी से घूम रहे थे, और सड़क पर खड़े मुर्दों को कुचलते हुए वो कार पागलों की तरह लहरा रही थी। लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अनियंत्रित होकर वो कार सीधे सड़क किनारे लगे एक विशाल पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास का पूरा इलाका कांप उठा। कार का अगला हिस्सा पेड़ में धंस गया, और इंजन से धुएं का गुबार उठने लगा। झटके के कारण कार का सामने वाला कांच मकड़ी के जाले की तरह बुरी तरह चटक गया। छत से नीचे झांकते हुए जब मैंने उस टूटे हुए कांच के पार ध्यान से देखा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कार चलाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। उसने सिर से पांव तक सफेद सुरक्षा सूट और गैस मास्क पहन रखा था, और हाथ में शॉटगन थामी हुई थी। ये वही इंसान था जो अभी अभी ज़ॉम्बियों के भयानक जाल से बचकर भागा था। मैंने खौफ और अविश्वास से फटी आंखों के साथ यूना की तरफ देखा, और मेरे मुंह से चीख निकली, रुको, क्या ये हमारे टीचर ग्योनगांग नहीं है? यूना के चेहरे का रंग भी पूरी तरह उड़ गया। वही टीचर ग्योनगांग जो हम बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकले थे, आज खुद मौत के मुंह से बचकर इस हाल में वापस लौटे थे। तभी कार का क्षतिग्रस्त दरवाजा एक भारी चरमराहट के साथ खुला। टीचर ग्योनगांग कांपते और लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी से बाहर निकले। उनका सफेद सूट जगह जगह से फटा हुआ था, और उस पर ताजा खून के खौफनाक धब्बे लगे थे। अपने हाथ में शॉटगन थामे उन्होंने हांफते हुए आसपास जमा हो रहे भूखे ज़ॉम्बियों के सैलाब को देखा। एक्सीडेंट के शोर को सुनकर चारों तरफ से मुर्दे कार की ओर लपक रहे थे। टीचर ग्योनगांग के मुंह से गैस मास्क के अंदर से बेहद हताशा और बेबसी भरी आवाज निकली, अरे सत्यानाश! वे अकेले लहूलुहान और निहत्थे से उस भयानक खतरे के बीच घिरे खड़े थे, और छत पर खड़े हम दोनों सिर्फ बेबस होकर ये सब देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। छत की मुंडेर से नीचे झांकते हुए मेरी संगहून की और यूना की सांसें सीने में अटक गई थीं। नीचे का नजरा दिल दहला देने वाला था।
क्षतिग्रस्त कार का दरवाजा थामे खड़े हमारे टीचर गियोन गांग पूरी तरह से बदहवास थे। उनके मुंह से हताशा भरी पुकार निकली, अरे सत्यानाश! इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते, कार के बोनट के ठीक पार दो ज़ॉम्बी अपनी खौफनाक आंख से घूरते हुए प्रकट हुए और भयानक गुर्राहट करने लगे। सड़क पर कदमों की सरसराहट हुई और एक लाल भूरे रंग के जैकेट वाला ज़ॉम्बी अपना पूरा मुंह फाड़े, पंजे फैलाकर सीधे टीचर गियोनगांग की गर्दन पर झपटा। ज़ॉम्बियों के उस अचानक हुए जानलेवा हमले से टीचर गियोनगांग पूरी तरह घिर चुके थे। कार के खुले दरवाजे को सहारा बनाकर खड़े टीचर के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वे घबराहट में खुद से बुदबुदाए, धिक्कार है, अब तो मेरा काम तमाम है। ज़ॉम्बी इतने करीब पहुंच चुके थे कि उनके सड़े हुए पंजे सीधे उनके चेहरे को नोच लेने के लिए लपके। गैस मास्क के कांच के पीछे से टीचर गियोनगांग की आंखें डर के मारे फटने को हो गईं। अपनी जान बचाने के लिए वे बदहवास होकर कार के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करने लगे। इस अफरा-तफरी में उनके कपड़ों के फटने और खिंचने की तीखी आवाज आई। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा था, आखिर कैसे मैं इस जानलेवा मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं? तभी एक ज़ॉम्बी ने बहुत करीब आकर उनके मास्क पर तीखा वार किया। टीचर ने किसी तरह झटके से खुद को पीछे हटाया, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। वे मन ही मन दांत पीसकर चिल्लाए, इन हरामजादों की तादाद बहुत ज्यादा है। खुली सड़क पर इतने सारे मुर्दों से लड़ना सीधे मौत को गले लगाने जैसा था। बिना एक सेकंड गंवाए टीचर ग्योनगांग ने अपनी भारी शॉटगन को थामे रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर सड़क किनारे बनी ऊंची दीवार की तरफ भागना शुरू कर दिया। कंक्रीट के रास्ते पर उनके जूतों की तेज भागने की आवाज गूंजने लगी, जबकि उनके पीछे भूखे मुर्दों का पूरा झुंड पागलों की तरह दौड़ रहा था। टीचर गियोनांग दौड़कर स्कूल की दीवार के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंककर छलांग लगाई और दीवार के ऊपरी सिरे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। नीचे खड़े ज़ॉम्बी खौफनाक चीखें मारते हुए उन्हें नीचे खींचने के लिए अपने पीले और सड़े हुए हाथ ऊपर उठाने लगे। मुर्दों के तीखे नाखून बस उनकी एड़ियों को छूने ही वाले थे कि टीचर गियोनांग ने दीवार पर पेट के बल घिसटते हुए झटके से अपने पैरों को हवा में ऊपर खींच लिया। ज़ॉम्बियों के गंदे पंजे हवा में खाली छटपटाते रह गए और वे नीचे से हताशा में दहाड़ते रहे। छत से ये सब देखते हुए मेरी और यूना की जान में जान आई। टीचर गियोनांग ने मौत के बिल्कुल करीब से निकलकर आखिरी सेकंड में उस दीवार के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा ली थी। छत की मुंडेर से देखते हुए मेरी सांसें थमी हुई थीं। दीवार के किनारे से टीचर गियोनांग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को ऊपर खींचा। नीचे खड़े ज़ॉम्बियों के गंदे हाथ हवा में लहराते रह गए और टीचर गियोनांग सुरक्षित रूप से स्कूल परिसर की जमीन पर कूद पड़े। एक्सीडेंट के झटके और मौत के इतने करीब से बच निकलने के बाद वे घुटनों के बल झुके और हताशा में अपने गैस मास्क के अंदर ही बुदबुदाए, मुझे अपनी इस नौकरी से सख्त नफरत है। टीचर गियोनांग को स्कूल के अहाते में सही सलामत देखते ही मैंने संग-हून और यूना ने एक पल की भी देरी नहीं की। हम दोनों छत से नीचे की तरफ पागलों की तरह दौड़े। सीढ़ियों पर हमारे जूतों की तेज और बेकाबू आवाज गूंज रही थी। कॉरिडोर में पहुंचते ही मैंने हाँफते हुए पूरी ताकत से आवाज लगाई, टीचर गियोंगांग वापस आ गए हैं। मेरी चीख सुनकर वहां खड़े टीचर चोई का चेहरा अचरज से भर गया और उनके मुंह से निकला, क्या मैं भागकर सीधे स्कूल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, जिसे सुरक्षा के लिए भारी लोहे की जंजीरों और ताले से बांध कर रखा गया था। मैंने कांपती उंगलियों से ताले की चाबी घुमाई और भारी जंजीर को सरककार कर झटके से दरवाजा खोला। सामने ही बदहवास हालत में टीचर गियोंगांग खड़े थे। वे बिना वक्त गंवाए तुरंत अंदर दाखिल हुए, लेकिन तभी बाहर स्कूल के बाहरी लोहे के मेन गेट पर वही लाल भूरे जैकेट वाला ज़ॉम्बी आ पहुंचा। उसने गेट की सलाखों को अपने पंजों में जकड़ लिया और अंदर हमें देखकर खौफनाक तरीके से दहाड़ने लगा। उसकी भयानक चीखें हवा में तैर रही थीं, लेकिन मैं तुरंत सतर्क हो गया। मैंने भारी लोहे की जंजीर को दरवाजे की कुंडी में लपेटा और ताला कसकर बंद कर दिया। अब हम अंदर सुरक्षित थे। अंदर पहुंचते ही टीचर गियोनगांग ने झटके से अपना गैस मास्क सिर से खींचकर उतार दिया। मास्क हटते ही उनका थका मांदा चेहरा सामने आया। वे पसीने से पूरी तरह तरबतर थे। गालों पर हल्की दाढ़ी उगी हुई थी और आंखों में खौफ असीम थकान का गहरा साया था। वे हाँफ रहे थे। जब मैं दरवाजे को जंजीर से दोबारा सुरक्षित कर रहा था, तब टीचर गियोनगांग ने अपने बैकपैक से एक डिओड्रेंट डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कैन निकाला। वे जानते थे कि उनके सूट पर लगा खून ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर सकता है, इसलिए उन्होंने बिना देर किए पूरे सूट पर जोर-जोर से स्प्रे करना शुरू कर दिया। बाहर लोहे के गेट को झकझोरता हुआ वो ज़ॉम्बी लगातार कराह रहा था और अपनी काली खोखली आंखों से हमें घूर रहा था। स्प्रे का धुआं हवा में उड़ रहा था और उसकी महक से माहौल थोड़ा बदला।
टीचर ग्योनगांग ने अपने माथे का पसीना पोंछा। उनकी आंखों में एक भयानक कड़ापन आ गया और उन्होंने दांत पीसते हुए बुदबुदाकर कहा, "ये मनहूस ज़ॉम्बी भी ना।" इसके तुरंत बाद उन्होंने बेहद चुस्ती और फौजी अंदाज में झटके से अपनी भारी शॉटगन को हवा में घुमाकर कंधों पर संभाला। क्लासरूम से बाहर निकले बाकी छात्र पीछे सहमे हुए खड़े थे। टीचर ग्योनगांग कॉरिडोर की खिड़की के ठीक सामने खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बंदूक की नली सीधे बाहर गेट पर खड़े उस चीखते हुए ज़ॉम्बी के सिर पर तान दी। उनके चेहरे का गठीलापन और सटीक निशाना ये साफ बता रहा था कि अब वे इस खतरे को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। टीचर ग्योनगांग ने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी शॉटगन सीधे बाहर गेट पर खड़े उस चीखते हुए ज़ॉम्बी पर तान दी। अगले ही पल एक जोरदार और बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। खिड़की का कांच चकनाचूर होकर बिखरा और गोली सीधे बाहर खड़े ज़ॉम्बी से जा टकराई। उस अचानक हुए धमाके और कांच के टूटने की भयानक आवाज़ से पास ही खड़ी यूना और मैं संग-हून बुरी तरह सहम गए। हम दोनों ने खौफ से आंखें फाड़कर कांपती उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए। टीचर ग्योनगांग ने बिल्कुल ठंडे और सख्त लहजे में शॉटगन का पंप पीछे खींचा। धुएं से निकलता हुआ लाल कारतूस हवा में उछलकर नीचे गिरा। उन्होंने दांत पीसते हुए बुदबुदाया, "जैसे तुम्हें मरना चाहिए। चुपचाप वैसे ही मर जाओ।" तभी पीछे खड़े शारीरिक शिक्षा के शिक्षक टीचर चोई गुस्से और घबराहट से लाल पीले होकर आगे बढ़े। उन्होंने टीचर गियोंगांग पर चिल्लाते हुए कहा, "आपने बच्चों के सामने ऐसा क्यों किया? ये सब करने का क्या मतलब था? वे ज़ॉम्बी इतनी ऊंची दीवारें तो चढ़ भी नहीं सकते।" टीचर गियोंगांग ने धीमे से अपनी गर्दन घुमाई। उनके दाढ़ी वाले पसीने से लथपथ चेहरे पर एक भयानक गंभीरता थी। उन्होंने टीचर चोई की आंखों में आंखें डालकर पूछा, "और अगर वे दीवार चढ़ गए तो?" ये सुनकर टीचर चोई हड़बड़ा गए और बोले, "तुम कहना क्या चाहते हो?" टीचर गियोंगांग ने कड़े शब्दों में सवाल दागा, "अगर वे सचमुच दीवार लांघकर अंदर आ गए तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? टीचर चोई, क्या आप मेरी जगह अपनी जान जोखिम में डालकर इन बच्चों के लिए जरूरी राशन और रसद बाहर से लाने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप ये नहीं कर सकते तो भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखिए।" टीचर चोई का गला सूख गया और वे चुपचाप घूंट भरते हुए पीछे हट गए। टीचर गियो नगांग ने अपनी उंगली सीधे उनके चेहरे पर तान दी और भरे हुए गुस्से से गरजे, "क्या आपको अंदाजा भी है कि मैं बाहर किस नरक का सामना करके आया हूँ? जब आप इस आरामदायक क्लासरूम में बैठकर बच्चों को बड़ी-बड़ी बातें सिखा रहे होते हैं, तब मैं बाहर जिंदगी और मौत से जूझते हुए इस सड़ती दुनिया का असली खौफनाक सच अपनी आंखों से देखता हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम चुप रहने की इंसानियत तो दिखाइए।" क्लासरूम में मौजूद हम सभी छात्र स्तब्ध होकर उनके इस रूप को देख रहे थे। तनाव से भरे उस घुटन भरे माहौल में अचानक मेरी छाती में जोरदार दर्द उठा। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और मैं अपनी छाती थामकर जोर-जोर से खांसने लगा। टीचर गियोनगांग का ध्यान तुरंत मेरी तरफ गया। उनका उग्र चेहरा पल भर में शांत हो गया और उन्होंने हमदर्दी से मुझसे पूछा, "क्या तुम्हारा अस्थमा अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है बच्चे?" टीचर गियोनगांग ने तुरंत अपना भारी भूरा बैकपैक जमीन पर रखा और नीचे झुककर उसे खोला। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, "चूंकि स्कूल में चिकित्सा सुविधाएं न के बराबर हैं, इसलिए यहाँ की दवाइयों के भरोसे मत रहना।" उन्होंने अपने बैग में से दवाइयों की 2 गोलियां निकाली और बड़ी आत्मीयता से मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर वे गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, "ये लो, इसे खा लो। ये एक हाई डोज स्टीरॉयड है।" तबाही की इस वीरान दुनिया में, जहां हर कोई एक दूसरे से डर रहा था, टीचर गियोनगांग का ये सख्त और कड़ा रवैया असल में हम बच्चों की सुरक्षा और देखभाल का ही एक जरिया था, जिसे देखकर मेरे दिल में उनके लिए सम्मान और गहरा हो गया। टीचर गियोनगांग ने मुझे वे गोलियां थमाई तो मैंने बिना देर किए उन्हें खा लिया। मुझे खांसते और बदहवास देख यूना मेरी तरफ बढ़ी और उसने बेहद चिंतित नजरों से मुझसे पूछा, "क्या तुम ठीक हो?" मैंने अपनी हथेली से अपना मुंह पोंछते हुए राहत की सांस ली और कहा, "हाँ, मैं ठीक हूँ। असल में मैं अपना इन्हेलर घर पर ही भूल आया था।" टीचर गियोनगांग जमीन पर बैठकर अपने बैकपैक को संभाल रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना ही चेतावनी भरे स्वर में कहा, "इस दवा में तेज उत्तेजक तत्व है, जिसकी वजह से तुम काफी देर तक सो नहीं पाओगे। इसके अलावा तुम्हें इन गोलियों के बजाय इसका कोई दूसरा पक्का इलाज ढूंढना होगा।" मैंने अपनी ठुड्डी पर उंगली टिकाकर सोचते हुए कहा कि मुझे तो बचपन से ही अस्थमा की शिकायत रही है, इसलिए ये दवा मुझे संभाल लेगी। और सचमुच पलक झपकते ही मुझे अपनी सांसें साफ होती महसूस हुईं। मेरे मुंह से अचरज में निकला, "वाह! ये दवा तो अभी से अपना असर दिखाने लगी है।" यूना ने मेरी ओर अपनी बड़ी-बड़ी हमदर्दी से भरी आंखों से देखा। उसके चेहरे पर मेरे लिए साफ फिक्र झलक रही थी।
उसने बहुत ही मीठे और गंभीर लहजे में कहा, सच में, तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही मेरे सीने में एक अजीब सा एहसास जागा। मेरे गाल मारे शर्म और खुशी के पूरी तरह लाल हो गए। मैं अपनी घबराहट छुपा नहीं पाया और चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मासूम मुस्कान लाकर हकलाते हुए बोला, हाँ, मैं ज़रूर अपना ध्यान रखूंगा। लेकिन हमारी ये छोटी सी राहत और खुशी का पल बहुत छोटा साबित हुआ। अचानक बाहर सड़क से एक भारी और डरावनी गड़गड़ाहट गूंज उठी। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। मैंने और टीचर गियोनगांग ने तुरंत एक साथ अपने सिर घुमाए और उस आवाज पर कान लगा दिए। टीचर गियोनगांग का चेहरा अचानक तनाव से कड़ा हो गया। मैंने हैरान होकर यूना और टीचर की तरफ देखा और पूछा, क्या ये किसी कार या गाड़ी के इंजन की आवाज नहीं लग रही? यूना की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी और उसने कहा, क्या क्या कोई बचा हुआ इंसान हो सकता है? लेकिन टीचर गियोनगांग के दाढ़ी वाले चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उन्होंने बेहद ठंडे और खौफनाक लहजे में कहा, कोई सर्वाइवर इसकी गुंजाइश न के बराबर है। हम सब दौड़कर खिड़की के पास पहुंचे और बाहर का नजारा देखने लगे। बाहर धुंधली शाम में एक भारी गाड़ी तेजी से स्कूल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी चली आ रही थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी लोहे के गेट के करीब आई और हमने उसकी फ्रंट विंडशील्ड के पार देखा, हम तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को थामकर चला रहा ड्राइवर कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वही गंजा सुडौल और शातिर दानव था। उसके चेहरे पर वही भयानक जहरीली और वीभत्स मुस्कान चिपकी हुई थी और वो पूरे होशो हवास में गाड़ी हाँक रहा था। टीचर गियोनगांग का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उनकी आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं और माथे से पसीने की धार बह निकली। इससे पहले कि हम उस भयानक सच्चाई को पूरी तरह समझ पाते, उस दानव ने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। उस भारी गाड़ी ने सीधे स्कूल के लोहे के मेन गेट और कंक्रीट के पिलरों पर भयानक टक्कर मारी। एक बहरा कर देने वाला दहल उठता धमाका हुआ। लोहे की भारी सलाखें, कंक्रीट की दीवारें और दीवार का बोर्ड चकनाचूर होकर हवा में उड़ गया। कांच और मलबे के छींटे चारों तरफ बिखरे। टीचर गियोनगांग ने अपनी शॉटगन सीने से लगाई और चिल्लाकर चीखे, जल्दी करो, सब मेरे पीछे आओ। मैंने झटके से यूना का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे खींचते हुए पागलों की तरह कॉरिडोर में भागा। हमारे ठीक पीछे वो भारी गाड़ी स्कूल की सुरक्षा दीवार को पूरी तरह तबाह करके अंदर घुस चुकी थी और वो बुद्धिमान दानव अब सीधे हमारे ठिकाने के अंदर कदम रख चुका था। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत की नींव हिल गई। वो भारी बस सुरक्षा दीवार और कंक्रीट के पिलरों को मिट्टी के खिलौने की तरह रौंदती हुई सीधे स्कूल के मुख्य हॉलवे के अंदर जा घुसी। कंक्रीट का मलबा, ईंटें और कांच के हजारों टुकड़े हवा में उछलकर चारों तरफ बिखरे। छर्रों और धूल के गुबार के बीच मैं, संगहून और यूना जान बचाकर बदहवास होकर पीछे भागे। हमारे साथ मौजूद टीचर गियोनगांग का चेहरा गुस्से और अविश्वास से तमतमा उठा। उनके माथे से पसीना बह रहा था और शॉटगन थामे हुए वे हताशा में चीखे, आखिर कैसे दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे कॉरिडोर में चीख पुकार और तबाही का मंजर छा गया। टीचर चोई घबराए हुए छात्रों को पीछे धकेलते हुए चिल्लाने लगे, सब लोग और अंदर जाओ, जल्दी करो, दूसरी मंजिल पर पहुंचो। मासूम बच्चे मौत के खौफ से थर थर कांपते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। धूल थोड़ी छंटी तो मेरी नजर बस के अगले हिस्से पर पड़ी। विंडशील्ड का चटका हुआ कांच पूरी तरह से जाले जैसा बन चुका था और उस कांच के ठीक पार ड्राइवर की सीट पर बैठा था वही गंजा सुडौल और खौफनाक दानव। वो स्टीयरिंग व्हील पर अपने पंजे टिकाए अपने सफेद दांत निकालकर एक विकृत शैतानी मुस्कान बिखेर रहा था। उसे गाड़ी चलाकर सीधे हमारे ठिकाने में घुसते देख टीचर गियोनगांग की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घृणा और दांत पीसते हुए बुदबुदाकर कहा, वो कमीना बोना बाहर सड़क पर तबाही का नजारा और भी भयानक हो चुका था। बस के दीवार से टकराने के उस जोरदार धमाके ने पूरे शहर के मुर्दों को आकर्षित कर लिया था। बाहरी लोहे के गेट के टूटे हुए मलबे और बस के आसपास से सैकड़ों ज़ॉम्बी भूखे भेड़ियों की तरह स्कूल के अहाते में घुसे चले आ रहे थे। ज़ॉम्बियों का सैलाब दीवार के उस टूटे हुए हिस्से और बस के बगल से बहकर सीधे इमारत के अंदर दाखिल होने लगा। वे एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते खौफनाक गुर्राहट मारते हुए हमारी तरफ लपके। लेकिन टीचर गियोनगांग ने हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन अपनी शॉटगन का पंप पीछे खींचा और सीधे उस टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियों की तरफ बंदूक की नली तान दी। जैसे ही पहली जिंदा लाश ने खिड़की के टूटे कांच से अंदर कदम रखा, टीचर गियोनगांग ने ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। खिड़की के बचे खूचे कांच हवा में बिखरे और जमीन पर एक जोरदार प्रभाव के साथ मलबे का गुबार उड़ा। गोली लगते ही ज़ॉम्बियों का पहला झुंड जमीन पर ढेर हो गया, लेकिन पीछे से आ रहे मुर्दे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
वे मलबे और टूटी दीवारों के ऊपर से छलांगे लगाते हुए सीधे कॉरिडोर में घुसने लगे। उनकी काली खोखली आंखें और खुले हुए फटे मुंह देखकर मेरा दिल सीने में पागलों की तरह धड़क रहा था। टीचर गियोनगांग अपनी शॉटगन से लगातार गोलियां बरसाते हुए ढाल बनकर आगे खड़े रहे और पीछे भागते हुए हम सब पर चिल्लाए, दूसरी मंजिल जल्दी करो, सब दूसरी मंजिल पर चढ़ो। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए यूना का हाथ कसकर पकड़ा और बाकी छात्रों के साथ सीढ़ियों की तरफ भागा, जबकि पीछे टीचर गियोनगांग उस खौफनाक सैलाब के सामने हमारी ढाल बनकर अकेले खड़े थे। दूसरी मंजिल, सब जल्दी दूसरी मंजिल पर चढ़ो। टीचर गियोनगांग की बुलंद और कड़क आवाज पूरे तंग कॉरिडोर में गूंज रही थी। उनके हाथों में थमी शॉटगन और चेहरे का तनाव साफ बता रहा था कि हालात कितने बेकाबू हो चुके थे। मेरे संग हुन और बाकी सहपाठियों की सांसें फूली हुई थीं। हमारे शारीरिक शिक्षा के शिक्षक टीचर चोई डरे सहमे बच्चों को दोनों हाथों से सहारा देते हुए आगे धकेल रहे थे, ताकि हर कोई तेजी से ऊपर की तरफ भाग सके। पूरे कॉरिडोर में बच्चों के भागते कदमों और चीख पुकार की गूंज थी। तभी हमारे ठीक पीछ से जिंदा लाशों का खौफनाक झुंड दौड़ता हुआ आ पहुंचा। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद और बेजान थीं और मुंह से भूखमरी भरी भयानक गुर्राहट निकल रही थी। लेकिन टीचर गियोनगांग किसी फौलादी दीवार की तरह कॉरिडोर के बीचों बीच डटे रहे। जैसे ही पहला ज़ॉम्बी उन पर झपटा, टीचर गियोनगांग ने बिना एक पल गंवाए अपनी भारी शॉटगन के पिछले लकड़ी के हिस्से को घुमाया और पूरी ताकत से सीधे उस मुर्दे के चेहरे पर दे मारा। एक जोरदार प्रभाव के साथ खून और दांत हवा में उछलकर बिखरे। टीचर गियोनगांग ने अपनी शॉटगन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और अत्यंत असीम क्रूरता व फुर्ती से एक के बाद एक कई ज़ॉम्बियों के परखचे उड़ा दिए। दो ज़ॉम्बियों के भारी शरीरों को जमीन पर ढेर करने के बाद टीचर गियोनगांग ने पसीने और खून से लथपथ चेहरे के साथ पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें खौफ और गुस्से से भरी थीं और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए हुक्म दिया, भागो। वे हमें कवर करते हुए पीछे हटने ही वाले थे कि उनकी नज़र टीचर चोई पर पड़ी, जो डर के मारे वहीं जमीन पर जम से गए थे। टीचर गियोनगांग चिल्लाए, चोई हटो वहां से। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक ज़ॉम्बी अपना पूरा मुंह फाड़े सीधे टीचर चोई के चेहरे पर दांत गढ़ाने के लिए झपटा। टीचर चोई का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया और उनकी आंखें खौफ से बाहर आने को हो गई। मौत को इतने करीब देखकर भी टीचर गियोनगांग ने आपा नहीं खोया। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी शॉटगन आगे बढ़ाई और उस ज़ॉम्बी के सिर पर बिल्कुल करीब से ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। उस मुर्दे का सिर छिन भिन हो गया और ताज़ा लाल खून का भयानक फव्वारा सीधे टीचर चोई के चेहरे पर आ गिरा। टीचर चोई बदहवास होकर अपने चेहरे को थामे पीछे हटे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। इसी बीच टीचर गियोनगांग बहुत ही ठंडे दिमाग से अपनी बंदूक में एक नया लाल कारतूस लोड कर रहे थे। उन्होंने टीचर चोई को डांटते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम बच्चों के साथ भाग क्यों नहीं रहे हो? तुमसे ये सब नहीं संभलने वाला। तुरंत बच्चों के साथ ऊपर जाओ। लेकिन खतरा सिर्फ मुख्य कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहा था। अचानक आसपास के क्लासरूमों के दरवाजों और खिड़कियों से मासूम बच्चों की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। ज़ॉम्बी बचाओ! उस भारी बस के टकराने से इमारत की दीवारें जहां-जहां से टूटी थीं, उन सभी दरारों से जिंदा लाशों का भूखा सैलाब अंदर घुस आया था। वे पागलों की तरह क्लासरूमों के अंदर छलांगे लगा रहे थे। एक छात्र दरवाजे के पीछे छिपा हुआ अविश्वास और खौफ से ये भयानक मंजर देख रहा था, जबकि उसका साथी अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर पसीने और आंसुओं की धारा बह रही थी और वो चीखते हुए पागलों की तरह भाग रहा था, क्योंकि उसके ठीक पीछे अनगिनत खौफनाक ज़ॉम्बी अपने पंजे फैलाए उसे जिंदा निगलने के लिए झपट रहे थे। मैं संगहुन यूना को संभालते हुए उस मंडराते काल से दूर दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था, जबकि नीचे का हर कोना अब मौत के तांडव का मैदान बन चुका था। जब हम दूसरी मंजिल की तरफ भाग रहे थे, तब हमारे पीछे का नज़ारा किसी खौफनाक कत्लगाह में बदल चुका था। चारों तरफ से मासूम बच्चों की रूह कंपा देने वाली चीखें गूंज रही थीं। एक छात्र की दर्दनाक पुकार मेरे कानों में पड़ी, इसने मेरी गर्दन पकड़ ली और अगले ही पल एक भूखे ज़ॉम्बी ने अपने सड़े हुए दांत सीधे उसकी गर्दन में गढ़ा दिए। ताज़ा लाल खून का फव्वारा फूटा और आसपास के फर्श को रंगने लगा। चीख पुकार मच गई। छात्र पागलों की तरह इधर-उधर भाग रहे थे, लेकिन मुर्दों का सैलाब हर किसी को जमीन पर पटक कर जिंदा चबा रहा था। लड़कियां रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थीं, पर उस तबाही में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इस सब खौफनाक मंजर के बीच मेरा दोस्त जन जेसुंग क्लासरूम के अंदर ही फंस गया था।
मौत को चारों तरफ नाचते देख उसने अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर एक बेंच के ऊपर छलांग लगा दी। वो बेंच पर खड़ा होकर कांपते हाथों से लकड़ी के बेसबॉल बैट को कसकर थामे हुए था। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं और आंखों में मौत का भयानक डर साफ तैर रहा था। उसके चारों तरफ सहपाठी लहूलुहान पड़े थे और ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। घबराहट में हकलाते हुए उसके मुंह से निकला, "हटो पीछे।" लेकिन डर के मारे जेसुंग सब कुछ भूल चुका था। टीचर चोई की वो सलाह कि बैट को कभी हवा में मत घुमाना, सिर्फ आगे चुभ होना, उसके दिमाग से पूरी तरह निकल चुकी थी। अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए उसने अंधाधुंध बैट को हवा में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और पूरी ताकत से चिल्लाया, "दूर हटो, मुझसे दूर हटो।" चारों तरफ लाशें गिर रही थीं, बच्चे गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन जेसुंग का ये अनियंत्रित प्रहार उसे बचाने के बजाय उसके लिए काल बनने जा रहा था। तभी एक भयानक खून से सने चेहरे वाला ज़ॉम्बी खौफनाक दहाड़ मारते हुए सीधे जेसुंग की तरफ लपका। जेसुंग ने अपनी आंखें मूंद कर पूरी ताकत से बैट घुमाया और दांत पीसकर चीखा, "मर जाओ साले!" लेकिन बैट का वार ज़ॉम्बी के सिर पर लगने के बजाय चूक गया और उसकी छाती पर खुला हमला करने का मौका मिल गया। अगले ही पल जो हुआ उसने हम सभी की रूह कंपा दी। उस ज़ॉम्बी ने झपटकर सीधे जेसुंग की कलाई और हथेली को अपने खौफनाक जबड़ों में जकड़ लिया। ज़ॉम्बी के तीखे दांत जेसुंग के मांस और हड्डियों को चीरते हुए अंदर धंस गए। खून का एक जोरदार छिटकाव उड़ा। दर्द और असीम खौफ के मारे जेसुंग के हाथ से बैट छूटकर नीचे गिर गया। उसने फटी-फटी आंखों से अपनी लहूलुहान फटी हुई हथेली को देखा। उसका चेहरा दर्द और हताशा से पीला पड़ गया और उसके मुंह से आसमान चीर देने वाली चीख निकली। वो बेंच पर ही घुटनों के बल ढह गया और अपनी कटी हुई कलाई को थामकर बिल्ख-बिल्ख कर रोने लगा। उसके आंसू और पसीना एक साथ बह रहे थे और वो बेबसी में टूटकर गिड़गिड़ाया, "इसने इसने मुझे काट लिया, हरामी ने मुझे काट लिया, बचाओ, मुझे कोई तो मेरी मदद करो।" लेकिन क्लासरूम का नज़ारा अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। हर कोने में ज़ॉम्बी बच्चों को दबोचकर चबा रहे थे और हवा में सिर्फ मौत की कराहें और मुर्दों की खौफनाक गुर्राहटें तैर रही थीं। मैं संगहून अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को इस तरह तड़पते और पूरे स्कूल को एक जिंदा श्मशान बनते देखकर बेबसी के कड़वे घूंट पी रहा था। गलियारा मासूम बच्चों की चीखों और बदहवासी से गूंज रहा था। जिंदा लाशों का भूखा सैलाब हमारे ठीक पीछे पड़ा हुआ था और हम छात्र अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरी मंजिल की ओर पागलों की तरह भाग रहे थे। सीढ़ियों पर बच्चों का हुजूम एक दूसरे को धकेलते हुए ऊपर चढ़ने की होड़ में लगा था। हमारे शारीरिक शिक्षा के शिक्षक टीचर चोई अपने खून से सने हाथों से भागते हुए बच्चों को सहारा दे रहे थे और पूरी ताकत से चिल्लाकर हुक्म दे रहे थे, "दूसरी मंजिल पर जाओ, जल्दी करो।" तभी आगे कॉरिडोर में एक सुरक्षित कमरे के दरवाजे पर खड़े टीचर गियो नगांग ने हमें देखकर जोर से आवाज लगाई, "अंदर आओ।" हम सभी डरे सहमे रोते चिल्लाते हुए उस कमरे की तरफ लपके। बच्चों के चेहरों पर मौत का खौफ और आंसू साफ दिखाई दे रहे थे और मेरा संगहून का अपना दिल भी किसी अनहोनी की आशंका से सीने में पागलों की तरह धड़क रहा था। कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मेरे ठीक आगे भाग रही यूना के चेहरे पर असीम डर और हताशा छाई हुई थी। हमारे पीछे का नजारा किसी खौफनाक सपने जैसा था। कॉरिडोर में भागती एक मासूम छात्रा को एक ज़ॉम्बी ने पीछे से झपटकर दबोच लिया। उस राक्षस ने बिना दया दिखाए अपने सड़े हुए दांत सीधे उस लड़की की गर्दन में गढ़ा दिए। ताज़ा लाल खून का भयानक फव्वारा फूटा और वो लड़की दर्दनाक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। यूना जान बचाकर सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन उसके ठीक पीछे वो बेबस लड़की सीढ़ियों पर घिसटती जा रही थी और मुर्दों का झुंड उस पर टूट पड़ा था। यूना ने कांपती आंखों और बहते आंसुओं के साथ पीछे मुड़कर देखा। नीचे जमीन पर ज़ॉम्बी भूखे भेड़ियों की तरह हमारे सहपाठियों को जिंदा चबा रहे थे। उस वीभत्स मंजर को देखकर यूना की चीख गले में ही घुट गई और वो बिना मुड़े बदहवास होकर सीढ़ियों पर ऊपर की ओर भागने लगी। लेकिन मौत उससे महज कुछ ही कदम दूर थी। एक खौफनाक ज़ॉम्बी सीढ़ियां लांघते हुए तेजी से उसकी तरफ लपका और उसने अपने सड़ते हुए लंबे पंजे आगे बढ़ा दिए। इससे पहले कि यूना सुरक्षित ऊपर पहुंच पाती, उस ज़ॉम्बी के नुकीले पंजों ने यूना के पैरों और पिंडलियों को कसकर जकड़ लिया। उसके नाखूनों के गहरे घाव से यूना की टांगों से खून का छिटकाव उड़ा और हवा में उसकी दर्दनाक रूह कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। ये देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। यूना, जिसे मैं हर हाल में सुरक्षित देखना चाहता था, अब खुद उस भयानक तबाही के खौफनाक शिकंजे में फंस चुकी थी। सीढ़ियों पर ज़ॉम्बी के सड़ते हुए नुकीले पंजों ने यूना की पिंडली को कसकर जकड़ लिया।
उसके नाखूनों के गहरे घाव से ताज़ा खून की धार बह निकली और हवा में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। यूना असीम दर्द और खौफ के मारे सीढ़ियों पर औंधे मुंह गिर पड़ी। उसके हाथ बेबसी में मदद पाने के लिए आगे की तरफ फैले हुए थे। पैर लहूलुहान थे और उसके ठीक पीछे एक खौफनाक ज़ॉम्बी उसे नीचे खींचने के लिए रेंगता हुआ आ रहा था। वो रोते और कराहते हुए गिड़गिड़ाई, मेरी मदद करो। नीचे सीढ़ियों पर उसे इस तरह बेबस पड़ा देखकर मेरा संगहुन कलेजा मुंह को आ गया। मेरी आंखें खौफ और सदमे से फटी की फटी रह गईं। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और मेरे मुंह से हताशा भरी चीख निकली। यूना सुरक्षित कमरे के दरवाजे पर खड़े हमारे शिक्षक टीचर गियोनगान ने ये खौफनाक मंजर देखा, लेकिन उनके दाढ़ी वाले पसीने से लथपथ चेहरे पर दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे जानते थे कि एक सेकंड की देरी भी बाकी सबकी जान ले सकती है। उन्होंने भागते हुए बाकी छात्रों और टीचर चोई को अंदर धकेलते हुए कड़े और ठंडे स्वर में कहा, बहुत देर हो चुकी है, सब चुपचाप अंदर आओ, कोई भी उसके पीछे नहीं भागेगा। टीचर चोई और बाकी बच्चे बदहवास होकर अंदर घुस रहे थे। टीचर गियोनगांग ने मेरी तरफ अपनी सख्त नजरें घुमाई और सीधे कहा, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। संगहून सीधे अंदर आ जाओ। वहीं सीढ़ियों पर यूना को जिंदा लाशें पीछे खींच रही थीं और वो आंसुओं से भरे चेहरे के साथ रो रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ। यूना की वो दर्दनाक पुकार सीधे मेरे दिल को चीरती हुई निकल गई। मेरी आत्मा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं उस लड़की को जिससे मैं प्यार करता हूँ, इस तरह सड़ते मुर्दों के मुंह में छोड़कर अपनी जान बचा लूं। मेरे दिमाग में एक भयानक मानसिक द्वंद्व छिड़ गया। मैंने बदहवास होकर टीचर गियोनगांग की तरफ देखा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर मिन्नत की, टीचर गियोनगांग, बस 3 सेकंड रुक जाइए, मैं सिर्फ 3 सेकंड में उसे यहाँ खींच लाऊंगा। लेकिन टीचर गियोनगांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे के फ्रेम को थामते हुए बहुत ही गंभीर और कठोर लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी इस बेवकूफ़ाना जिद की वजह से बाकी सभी बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। माफ़ करना बच्चे, लेकिन मैं ये दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। टीचर गियोनगांग ने दरवाजे को थोड़ा और सटाते हुए अंतिम चेतावनी दी, फौरन अंदर आ जाओ, अगर तुम अब बाहर रहे तो मैं भविष्य में कभी ये दरवाज़ा दोबारा नहीं खोलूंगा। उनकी ठंडी आंखें साफ कह रही थीं कि ये इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने का एक सख्त और व्यावहारिक फैसला था। मेरे सामने सुरक्षा की वो चार दीवारी थी जहां मैं अपनी जान बचा सकता था, और दूसरी तरफ सीढ़ियों पर तड़पती यूना की चीखें थीं जो मेरा नाम पुकार रही थीं। मेरी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और दिल सीने में पागलपन की हद तक धड़कने लगा। सुरक्षा के उस दरवाजे और अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे अंदर का डर अचानक एक भयानक जुनून और गुस्से में बदल गया। मैंने अपनी बची-कूची पूरी ताकत जुटाई और झटके से पीछे मुड़ा। मैंने उस सुरक्षित दरवाजे को अलविदा कह दिया और पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ वापस दौड़ लगा दी। पीछे से टीचर गियोनगांग की घबराई हुई चीख गूंजी, रुक जाओ लड़के, ऐसा मत करो। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मैं संगहून उस खौफनाक मौत के मुहाने पर यूना को बचाने के लिए सीधे मुर्दों के सैलाब की ओर दौड़ा जा रहा था और मेरी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी, यूना। मैंने टीचर गियोनगांग की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और अपनी पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। मेरे जूतों की तेज दौड़ने की आवाज सीढ़ियों के ठंडे कंक्रीट पर गूंज रही थी। मेरे पीछे टीचर गियोनगांग ने उस सुरक्षित कमरे के भारी दरवाजे को बंद करते हुए अपने दाढ़ी वाले पसीने से तर चेहरे से मुझे देखा। उनके मन में एक कड़वा विचार आया, लड़के, तुमने बहुत गलत फैसला लिया है। हालांकि फैसला सुनाने वाला मैं कोई नहीं होता। और इसके साथ ही एक भारी और गूंजती हुई आवाज के साथ वो भारी दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। सुरक्षा का आखिरी रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन मुझे उसका कोई मलाल नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून सवार था, यूना को हर हाल में बचाना। मैं बिना रुके पागलों की तरह सीढ़ियों की ढलान पर नीचे की ओर दौड़ता चला गया। कंक्रीट पर मेरे तेज कदम किसी तूफान की तरह पड़ रहे थे। नीचे सीढ़ियों पर यूना दर्द से तड़प रही थी। उसकी लहूलुहान टांगों को वो शैतानी ज़ॉम्बी नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों में गुस्सा और जुनून का गुबार भर आया। सीढ़ियों के मुहाने पर पहुंचते ही मैंने अपनी पूरी ताकत से हवा में ऊपर छलांग लगाई। हवा में लहराते हुए मैंने अपना पैर फैलाया और सीधे उस ज़ॉम्बी के चेहरे को निशाना बनाकर एक भयानक फ्लाइंग किक दे मारी। एक तीखा और जोरदार धमाका हुआ। मेरा जूता सीधे उस मुर्दे के जबड़े से जा टकराया, जिससे उसके मुंह से ताज़ा लाल खून और टूटे हुए दांत हवा में बिखर गए। मेरा वो वार इतना भयानक था कि वो ज़ॉम्बी हवा में उड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा गिरा और ज़मीन पर बुरी तरह पटका गया। वो लहूलुहान होकर अचेत सा पड़ा रहा।
मैं संग-हून तुरंत सीढ़ियों पर उतरा और घुटनों के बल बैठकर बदहवास हालत में यूना के पास पहुंचा। मैंने कांपते हाथों से उसके कंधों को संभाला और खौफ से फटी आंखों के साथ चिल्लाकर पूछा, यूना, क्या उसने तुम्हें काटा है? यूना, असीम दर्द और हताशा में बिल्ख-बिल्ख कर रो रही थी। उसके गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी और उसकी टांगों पर ज़ॉम्बी के नाखूनों के लाल खरोंच के गहरे निशान थे। उसने दर्द से कराहते हुए कांपती आवाज में कहा, इसने इसने मेरी टांगों को नोच लिया है। मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। यूना के पैरों से बहते ताज़ा खून की गंध पाकर नीचे से और भी ज़ॉम्बी भयानक दहाड़े मारते हुए सीढ़ियों की तरफ लपकने लगे। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पसीना मेरे माथे से बहकर आंखों में जा रहा था और दिल सीने में बेकाबू होकर धड़क रहा था। खतरा हर सेकंड करीब आता जा रहा था और हमारे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने यूना को अपनी बाहों में कसकर भरा, उसकी पीठ को सहारा दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर उठाया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर हिम्मत बंधाते हुए कहा, चलने की कोशिश करो यूना। मौत हमारे बिल्कुल सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं यूना को इस नरक से सुरक्षित बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। यूना की चोटिल और लहूलुहान टांगों के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और खून से सने उस खौफनाक कॉरिडोर में अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। हमारे पीछे ज़ॉम्बी पागलों की तरह चीखते हुए लपक रहे थे। फर्श और दीवारों पर ताज़ा खून के लाल धब्बे बिखरे पड़े थे। मैं संग-हून हर हाल में यूना को सुरक्षित जगह पहुंचाना चाहता था। दौड़ते-दौड़ते हमें सामने एक क्लासरूम का दरवाज़ा नजर आया। मैंने तुरंत स्लाइडिंग दरवाजे को खोला और हताशा में रोती बिलखती यूना को अंदर धकेलते हुए पूरी ताकत से चिल्लाया, जल्दी करो, क्लासरूम के अंदर जाओ। यूना पसीने और आंसुओं से तरबतर होकर बदहवास हालत में अंदर घुसी। मैंने दरवाजे के फ्रेम के पीछे छिपकर बाहर का जायजा लेने के लिए चुपके से बाहर झांका। कॉरिडोर में दूर सन्नाटे और खून की बदबू के बीच एक आकृति दिखाई दी। खून से लथपथ कपड़ों में एक ज़ॉम्बी सीधे हॉलवे के बीचों बीच खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मुर्दा खौफनाक चीख मारते हुए पागलों की तरह सीधे मेरी तरफ दौड़ा। उसकी आंखें सफेद और बेजान थीं, मुंह खून से सना हुआ पूरा खुला था। वो दरवाजे के उस छोटे से छेद और दरार तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने उसकी खौफनाक सूरत को पास से देखा, मेरा दिल दहल गया। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए पूरी ताकत लगाकर वो भारी स्लाइडिंग दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके मैं हांफने लगा। मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। लेकिन दरवाजे के कांच वाले छोटे से शीशे पर जो जोर से थपथपाने और चीखने की आवाज आने लगी, उस ज़ॉम्बी ने अपना खून से सना चेहरा सीधे शीशे पर चिपका दिया था। जब मैंने ध्यान से उस विकृत चेहरे को देखा, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अविश्वास और भयानक सदमे में मेरे मुंह से हकलाते हुए शब्द निकले, जे जेसुंग। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा वही दोस्त जन जेसुंग था, जिसे थोड़ी देर पहले क्लासरूम में ज़ॉम्बी ने काटा था। मेरा अपना दोस्त अब एक नरभक्षी दानव बन चुका था और शीशे के पार मुझे निगलने के लिए छटपटा रहा था। अपने दोस्त की ये खौफनाक हालत देखकर मेरे सीने पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। सदमे, भाग दौड़ और दिमागी तनाव के कारण अचानक मेरी छाती में जोरदार ऐंठन उठी। मेरा अस्थमा फिर से पूरी भयानक ताकत के साथ लौट आया था। मुझे सांस लेने में घुटने जैसी तकलीफ होने लगी। मैं बेबसी में अपनी छाती को पागलों की तरह भींचते हुए गहरी सांसें खींचने की कोशिश करने लगा। पसीना मेरी आंखों में जा रहा था और गला पूरी तरह रुंध गया था। मैंने कांपते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी हथेली खोली। मेरी हथेली पर टीचर गियोनगांग द्वारा दी गई आखिरी हाई डोज स्टेरॉइड की गोली पड़ी थी। जिंदगी और मौत के इस भयानक मुहाने पर, जहां दरवाजे के पार मेरा दोस्त मुझे खाने के लिए चीख रहा था और अंदर मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही थीं, मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। रोते हुए आंसुओं और पसीने से भीगे हाथों से मैंने उस अकेली गोली को मुंह में डाला और हताशा में घूंट भर लिया। अपने सीने को थामकर टूटते हुए दिल के साथ मेरे मुंह से कड़वी आह निकली। बहुत बढ़िया कड़वे घूंट के साथ मैंने वो आखिरी स्टेरॉइड की गोली अपने गले से नीचे उतार ली। दवा पेट में जाते ही मेरी रुंधी हुई सांसें थोड़ी साफ होने लगी, लेकिन मेरा सीना अब भी दुख रहा था और दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। मैंने थके और बेबस हाथों से अपने मुंह को ढका। मेरे मन में हताशा का कड़वा घूंट गूंज उठा। मैंने टीचर गियोनगांग की दी हुई आखिरी गोली भी खा ली थी और अब इस बंद कमरे से बाहर भागने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। क्लासरूम के भारी स्लाइडिंग दरवाजे और खिड़कियों पर बाहर जमा मुर्दों का खौफनाक हमला जारी था।
वे पागलों की तरह दरवाजे को पीट रहे थे और अपनी सड़ी हुई अंगुलियों से लकड़ी व कांच को खुरच रहे थे। खिड़कियों का शीशा अंदर की तरफ चटकने लगा था और उस पार अनगिनत ज़ॉम्बियों के खून से सने चेहरे और सफ़ेद बेजान आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। उस विशाल वीरान क्लासरूम में सिर्फ मैं, संग हून और यूना ही बचे थे। हम दोनों दो अलग-अलग बेंचों पर बेबस बैठे थे, जबकि बाहर मौत का सैलाब कांच को तोड़कर अंदर घुसने के लिए बेताब खड़ा था। दरवाजे और खिड़कियों पर होने वाली वो खौफनाक थपथपाहट और शीशों के टूटने की भयानक चरमराहट हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। खिड़की के कांच पर खून के लाल धब्बे छप चुके थे और दरारों का मकड़ी जैसा जाल फैल रहा था। ज़ॉम्बियों की वो भूखी, खोखली आंखें कांच के पार से सीधे हमें घूर रही थीं। मेरे माथे से पसीने की ठंडी बूंदें ढलक कर गालों पर बह रही थीं। मेरी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं और मेरे दिमाग में सिर्फ यही सवाल कौंध रहा था कि हमारे हालात और कितने बदतर हो सकते हैं। हमें बहुत तेजी से इसी पल बचने का कोई न कोई रास्ता सोचना ही होगा। मैंने अपनी कांपती सांसों को संभाला और थोड़ा मुड़कर अपने पास बैठी यूना की तरफ देखा। उसे हिम्मत और तसल्ली देने के लिए मेरे मुंह से धीमी आवाज निकली, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, यूना। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे सीने की धड़कन वहीं थम गई और मेरा खून जम सा गया। यूना के चेहरे से वो मासूमियत पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें सफेद और बेजान हो चुकी थीं। मुंह खौफनाक तरीके से पूरा खुला हुआ था और उसके चेहरे पर इंसानी गोश्त की भूखी दानवी वहशियत छाई हुई थी। इससे पहले कि मैं पीछे हट पाता या समझ पाता कि क्या हो रहा है, यूना ने अपने दोनों पंजों से मेरे कपड़ों और कंधों को बेहद जोर से जकड़ लिया। मेरी आंखें भयानक खौफ और अविश्वास से चौड़ी हो गईं और मेरे मुंह से बेबसी भरी आखिरी पुकार निकली, यूना। और अगले ही पल यूना ने अपने जहरीले तीखे दांत सीधे मेरी गर्दन में गहराई तक गड़ा दिए। एक भयानक चुभन, कटी हुई नसों के असह्य दर्द और झटके के साथ ताज़ा लाल खून का भयानक फव्वारा मेरी गर्दन से छूट पड़ा। यूना के मुंह से मेरा गर्म खून बह रहा था और उसके चेहरे पर अब एक पूरी तरह बदल चुके खूंखार ज़ॉम्बी के भाव थे। मेरा पूरा वजूद कांप उठा। मैंने कांपते और कांपते हाथों से अपनी लहूलुहान गर्दन को थाम लिया, जहां से खून छिटक कर मेरे स्कूल यूनिफॉर्म के कॉलर और गालों पर बिखर रहा था। असीम सदमे, धोखा और टूटे हुए दिल के साथ मेरे मुंह से हकलाते हुए शब्द निकले, तुम तुम्हें तुम्हें काटा गया था। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे उस क्रूर सच का एहसास हुआ कि सीढ़ियों पर उस ज़ॉम्बी ने यूना को सिर्फ खरोंचा नहीं था, बल्कि उसे जहरीला काट लिया था। और जिस लड़की को बचाने के लिए मैंने सुरक्षा का दरवाज़ा ठुकरा दिया, अपनी जान बाजी पर लगा दी, उसी ने मुझे इस सड़ती हुई दुनिया के सबसे भयानक अंत की ओर ढकेल दिया था। मेरी आंखों से आंसू, चेहरे का पसीना और गर्दन से बहती लाल धार एक साथ मिल रहे थे और मैं संगहून अपनी ही तबाही के सामने पूरी तरह टूट कर बिखर चुका था। यूना के दांत मेरी गर्दन में धंसते ही एक भयानक झुलसा देने वाली पीड़ा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उस जोरदार झटके और असह्य दर्द से मेरा संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और मैं बदहवास होकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। मेरा शरीर एक भारी आवाज के साथ क्लासरूम के कठोर कंक्रीट फर्श पर जा टकराया। मेरी गर्दन की कटी हुई नसों से गर्म ताजा खून का फव्वारा छूट रहा था, जो मेरी सफेद कमीज और यूनिफॉर्म के कोट को गहरे लाल रंग में डुबो रहा था। फर्श पर पड़े पड़े मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और शरीर की ताकत खत्म हो रही थी। धुंधली होती नजरों से मैंने ऊपर देखा। मेरे ठीक सामने यूना खड़ी थी। उसके चेहरे से वो पुरानी मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। आंखें गहरे अंधेरे गड्ढों में डूबी थी और उसके मुंह व लहूलुहान टांगों पर मेरा ही ताजा खून लगा था। वो अब वो प्यारी लड़की नहीं रही थी जिसके साथ मैं ढलते सूरज को देखना चाहता था। वो पूरी तरह से एक खूंखार इंसानी गोश्त की भूखी ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी थी। मैं अपने ही खून के बढ़ते हुए पोखरे में पूरी तरह बेजान पड़ा था। मेरी सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगी थीं और दिल की धड़कन आखिरी बार कांप कर बंद हो रही थी। बंद क्लासरूम की टूटी और चटकी हुई खिड़कियों के पार बाहर कॉरिडोर में घूमती जिंदा लाशों की खौफनाक कराहें और भारी गुर्राहटें गूंज रही थीं। खिड़की के कांच के पार हमारे ही स्कूल के वे छात्र, जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, बेमकसद यहाँ वहाँ भटक रहे थे। पूरे कॉरिडोर और दरवाजों पर ताज़ा खून के धब्बे छपे हुए थे। मेरे शरीर का तापमान तेजी से गिरता जा रहा था। एक भयानक ठिठुरन ने मेरे वजूद को जकड़ लिया और आखिरकार मेरी आंखों के आगे पूरी तरह काली रात छा गई। मैं संगहून अब मर चुका था, लेकिन मेरी कहानी का अंत यही नहीं होना था।
मौत के उस गहरे और ठंडे सन्नाटे के बीच अचानक मेरे बेजान शरीर के अंदर एक अजीब और खौफनाक खिंचाव हुआ। मेरे सीने में एक जोरदार झटके के साथ ऐंठन उठी और मेरे मुंह से एक अमानवीय घूरती हुई हताश सांस निकली। ये इंसानी हवा नहीं थी, बल्कि मेरे रगों में दौड़ रहे ज़ॉम्बी वायरस का काला जहर था। मेरे दिमाग में एक नई विकृत चेतना वापस लौटी, लेकिन वो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक भूखे दरिंदे की थी। अपनी कड़कड़ाती हड्डियों और अकड़ती हुई मांसपेशियों के साथ मैं फर्श पर जमे अपने ही खून के बीच से धीरे धीरे ऊपर उठा और जमीन पर बैठ गया। मेरे उठने की इस भयानक आहट को पाकर पास ही खड़ी यूना ने झटके से अपना मुंह मेरी तरफ घुमाया। उसकी खोखली बेजान आंखें अचरज और उत्सुकता से मुझे घूरने लगी। मेरा सिर कुछ पलों के लिए नीचे भारी होकर झुका रहा, मानो इंसानियत की आखिरी चिंगारी भी बुझ रही हो। और फिर एक झटके से मैंने अपना सिर सीधे ऊपर की ओर उठाया। मासूमियत, डर, अस्थमा की तकलीफ, यूना के लिए प्यार और जिंदगी की आस, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मेरी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद और बेजान खौफनाक चमक से भर चुकी थीं। मेरी गर्दन पर जमा सूखा खून और फटा हुआ यूनिफॉर्म इस बात का गवाह था कि संग हून नाम का वो मासूम छात्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं कोई लाचार शिकार नहीं था जो भाग रहा हो। अब मैं खुद इस तबाही का एक नया खौफनाक हिस्सा बनकर जिंदा लाशों के इस नरक में पूरी तरह से जिंदा हो चुका था। मेरे बेजान शरीर में दौड़ता हुआ वो काला जहर अब पूरी तरह मेरे वजूद पर काबिज हो चुका था। कटी हुई गर्दन और नसों का वो भयानक दर्द अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक ठंडी खूंखार ताकत मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही थी। मैं संगहून घुटनों के बल क्लासरूम के ठंडे फर्श पर टिका हुआ था, लेकिन अब मेरे अंदर डर, अस्थमा की लाचारी या किसी तरह के द्वंद्व का एक कतरा भी नहीं बचा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपना एक पैर फर्श पर जमाया और जमीन को सहारा देते हुए अपनी अंगुलियों को किसी भूखे दरिंदे के पंजों की तरह कसकर भींच लिया। मेरी यूनिफॉर्म की सफेद कमीज और कोट पर यूना के काटने से निकला लाल खून अब सूख कर खौफनाक धब्बों में बदल चुका था।